कोई भी चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली में है और कुछ अपने तरफ से डोनेशन करना चाहता है कुछ भी, तो मेरा नंबर लिख ले यार, है ना? और कुछ भी कपड़े से लेके राशन से लेके कुछ भी डोनेशन करना चाहता है, वो मेरी गारंटी है कि मैं सही एरियाज़ में पहुँचाऊँगा। बहुत सारे का ये भी रहता है कि टाइम नहीं रहता, है ना? तो ये चीज़ें कि वो मेरे से कॉन्टैक्ट करे, मैं उसके घर से पिकअप करूँगा राशन या कपड़े या कुछ भी एंड सही जगह पहुँचाऊँगा। कुछ भी डोनेशन के लिए आप देना चाहोगे जो आपके घर में वेस्ट है या जो भी है, आप मुझे दो, मैं उसको अच्छे से अच्छी जगह डोनेशन करूँगा। Hi everyone, this is Siddharth. A very welcome to everyone in our third episode of Rewired series, where you get to know about amazing and shining stars who made a difference by doing something extraordinary and thrilling. I will not keep you guys waiting. So today we have with us Mr. Saket Anand of Electrical and Electronics Engineering branch of batch 2016 to 2020, who has been chosen as Excellence in Humanitarian Service by Desh Bhagat Radio 107.8, which is a renowned audio radio station in northern region. So sir, please give us an insight about yourself. Hello guys, my name is Saket Anand. I am doing electrical and electronics engineering from UIT. बेसिकली मैं पटना से बिलोंग करता हूँ, पटना बिहार से। स्कूलिंग वगैरह मेरा सारा पटना में हुआ। देन मैं इंजीनियरिंग के लिए यहाँ UIT आया, पंजाब यूनिवर्सिटी। फर्स्ट ईयर से ही मैं रोड ट्रैक में ज्वाइन हो गया। उसके बाद से ही थोड़ा मेरा सोशल वर्क में एक्टिवनेस बढ़ गया। फिर डिफरेंट डिफरेंट जितने भी एनजीओज आते गए, अपॉर्चुनिटी आते गए, मैं वो कैच करते गया एंड शुरू से ही थोड़ा मेरा मन था कि सोशल वर्क में एक्टिव रहूं। तो जो भी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती गई उसको मैं एक्सप्लोर करते गया और सारा टर्निंग पॉइंट या जो भी मैं बताऊं रोड ट्रैक का ही वो है। तो जो मुझे अभी देश भगत में अवार्ड भी मिली या जो भी चीजें, मैं कभी कोई काम अवार्ड एंड पैसे इसके लिए नहीं करता था। तो ऑल्दो दूसरे बंदे को दिखा, उसने मुझे बताया कि साकेत आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जैसे सोनू सूद ने कोरोना के टाइम में काफी डिफरेंट डिफरेंट चीजें की और वो हीरो बन के आया। बट मैं ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे इतनी बड़ी अचीवमेंट देश भगत की मुझे मिलेगी। बट एक सर के थ्रू उन्होंने बताया कि साकेत आप भी अप्लाई करो, क्योंकि आपने भी काफी काम किया कोरोना के टाइम में। क्योंकि मैं कोरोना से पहले भी काफी काम करता था, बट कभी हाईलाइट नहीं हुआ है, कभी वैसा मिला नहीं। बट सर ने रेफरेंस दिया, सर ने बताया, फिर मैंने उसका इंटरव्यू दिया तो देश भगत रेडियो में आया। Okay, that's very nice, sir. Sir, as you know, you have been socially very active from a long time. You have been in the social work for a very long time. So, is this your first recognition award, or have you received something before also? बेसिकली यार मैं डायरेक्टली अगर बात करूँ तो मैं हमेशा स्कूल के टाइम से ही एवरेज स्टूडेंट रहा था। ऐसा नहीं कि पढ़ाई में मुझे कभी, हाँ, बट एवरेज रहता था, रोल नंबर 4 5। डायरेक्टली बताऊं तो पढ़ाई के लिए मुझे आज तक कभी अवार्ड नहीं मिला कि आपने ये फर्स्ट किया वो किया। क्लास 10 तक बताऊं तो मुझे बस एक अवार्ड हर साल मिलता था, बेस्ट अटेंडेंस का। अटेंडेंस मेरा क्लास में हमेशा हो रहता था 100%, तो अटेंडेंस वाला मुझे मिलता था। अदर देन दैट उसके अलावा मैं 3 साल तक अपने स्कूल का स्कूल कैप्टन भी रहा था, जो कि मतलब वो पढ़ाई से रिलेट नहीं कर सकते हो। हाँ, सभी चीज में एवरेज था, तो मुझे एंड टीचर से अच्छी बॉन्डिंग थी तो स्कूल कैप्टन था। बट अवार्ड का बताऊं तो सोशल वर्क का जो मुझे अवार्ड मिलना स्टार्ट हुआ वो कॉलेज के टाइम से ही मिलना स्टार्ट हुआ। तो ट्रैक की जर्नी जो स्टार्ट हुई, डिफरेंट डिफरेंट वहाँ अवार्ड मिले, जैसे राइजिंग स्टार का अवार्ड मिला, बेस्ट प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला, बेस्ट कमेटी का अवार्ड मिला। एंड मतलब जो भी मुझे अवार्ड का सिलसिला स्टार्ट हुआ सोशल कॉज के कारण, वो यहीं से हुआ। ये काम मैं पटना में भी करता था, बट चीजें जैसे टीचर्स डे मनाना हो या कोई भी चीज ऐसा रहे, मैं उसको कैच करता था कि मैं उसको लीड करूं। मैं उसको कभी वो सेंस में नहीं दिखा कि आगे जाके यही मेरी पहचान बननी। तो अवार्ड तो पहले भी काफी सारे मिले, बट ओवरऑल जर्नी का बेस्ट अवार्ड बताऊं तो मेरे लिए देश भगत रेडियो का ही रहेगा अभी तक का। Sir, as we all know that mostly parents, hesitate their child to go in social work. They're also concerned about their futures or maybe their placements. So, and you continued social work even in this pandemic scenario, even COVID-19 scenario. So, how did you convince them that yes, this is important and this is for the good cause and socials and for society? जैसे कि मैंने बेसिकली बताया कि सोशल वर्क मैं शुरू से करते आ रहा हूँ, जब से 11th-12th में था उससे भी एक्टिव था। कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही मैं करते आ रहा था। तो ये कोरोना के टाइम ये बोल सकते हो कि अभी ऑल्दो बहुत पीक पे था ये, मतलब बहुत लोगों की जान भी गई इसमें या जो भी। तो पहले मैं ये कंफर्म हुआ कि मेरे लिए कितना खतरनाक हो सकता है आगे। तो पीजीआई के 2-3 डॉक्टर जो कि मेरे मतलब फैमिली डॉक्टर बोल सकते हो, काफी अच्छी बॉन्डिंग, उनको मैं चीफ गेस्ट वगैरह बुलाते रहता था।
तो उनके फोन कॉल पे अच्छे से पहले बात की कि सर मैं एनजीओ में एक्टिव होना चाह रहा हूँ, ये मुझे बताओ कि कितना मेरे लिए खतरनाक है। अगर वो उस समय मुझे मना कर देते कि नहीं साकेत, तुम स्लम एरियाज में मत जाओ, राशन बांटने मत जाओ, तुम्हारे लिए खतरनाक रहेगा, तो मैं शायद इतना एक्टिव नहीं रखता। टू बी ऑनेस्ट, सबको जान की परवाह रहती है ना। मैं अच्छा Yes, yes. रहूंगा, मैं हेल्दी रहूंगा, तभी सोसाइटी को कुछ कर पाऊंगा। तो मैं सोच रहा था ऐसा रहेगा तो मैं घर चला जाऊंगा और मतलब घर पे ही वो बिताऊंगा। फिर मेरी सर से बात हुई, सर ने यही बताया कि देखो साकेत, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोरोना है, बस इम्यून सिस्टम सही रखो, एंड जो मतलब ओल्ड एज के हैं एंड जिसको पहले से कुछ बीमारी है, उनके लिए ज्यादा खतरनाक है रेदर देन तुम लोग यंगस्टर के लिए। तुम बेफिक्र जाओ, कभी भी तुमको लगे कि बुखार आया, कभी कोरोना को है, टेस्ट कराना, कुछ भी होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये मैं मतलब ये बोलो कि उधर से मतलब एक होता है कि पूरा मोटिवेशन देना है जो भी। तो डॉक्टर मनोज गोयल सर ने बहुत मेरा मतलब मदद किया और बताया कि साकिब तुम बेफिक्र जाओ, कभी भी कुछ होगा तो मैं हूँ पीजीआई में, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो वहां से मैं कॉन्फिडेंटली गया, ऑल्दो मैं मास्क ग्लव्स यूज करता था, बट ये रहता था कि कभी भी कुछ होगा तो सर देख लेंगे। क्योंकि आप कितना भी प्रोटेक्शन लो या जो भी लो, बट आप अगर जाते हो स्लम एरिया में तो वहां पे बच्चे आपको आके टच कर रहे हैं या कोई कोई गला लगा लेते, तो मैं ये नहीं बोल सकता था कि हटो या जो भी चीजें, वो प्यार था उनसे, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर जाते रहता था उधर या जो भी चीजें हैं, तो उनको मना नहीं कर सकता था। बट मैं श्योर हो चुका था कि कोरोना मेरा जान नहीं ले सकता, अपनी तरफ से ठीक रहो, अगर कुछ होगा तो सारा हेल्थ सिस्टम अवेलेबल है। तो सबसे पहले वो मैं कंफर्म किया। अब जहां तक घर वालों की बात रही, तो ऑब्वियस सी बात है यार, सबके पेरेंट्स केयरिंग होते हैं, कोरोना कितना। तो मैंने उनको यही समझाया कि मैं 2 महीने ऑलरेडी रह चुका था हॉस्टल में, मार्च अप्रैल मतलब फुल्ली मतलब हॉस्टल में ही रहना, मैं घर भी नहीं गया इसी कारण। तो मतलब 2 महीने मेरा बहुत उस टाइप में बीता कि मैं आज तक ऐसा इंसान नहीं रहा था। अगर 4 सालों का मैं बताऊं, तो कॉलेज में 8 या 9 बजे कॉलेज लगती थी, तो पावर बैंक रख लेता था बैग में और खाने के कुछ में, और मैं निकल जाता था। तो रात को 8 बजे आना, 9 बजे आना, कॉलेज 4 घंटे में खत्म होना, फिर रोड ट्रैक का कुछ काम या कुछ काम, मैं रात को सिर्फ आता था, खाया और सो गया, ऐसा था। तो 2 महीने में बता नहीं सकता हूँ कितना मैं फ्रस्ट्रेटेड था, या मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि लाइफ क्या चल रही है, या मतलब देख। फिर रॉबिनहुड का मिला, रॉबिनहुड सर से बात हुई कि आप आ जाओ, एक्टिव हो जाओ। फिर उधर काम किया तो फिर पीक पकड़ने लगा। तो घर वालों को ही मनाने का था कि मुझे, घर वालों को ऐसे नहीं बोलता था कि एक दिन में 3-3 ड्राइव लगा रहा हूँ, बोलता हूँ वीकली जा रहा हूँ, क्योंकि घर वाले तो देखते नहीं है। सोशल मीडिया पे है तो पापा को स्टोरी से हाइड कर दिया या समथिंग, क्योंकि उनको लगेगा कि डेली जाते रहता है वगैरह वगैरह। तो ऐसे करके चीजें मैंने फुल्ली मतलब नहीं बताता था कितना एक्टिव हूँ, बट मैं जान रहा था कि मुझे, क्योंकि घर वालों को मैं कितना भी बोल दूं कि भाई डॉक्टर ने मुझे बोल के रखा है वगैरह वगैरह, बट वो थोड़ा कंसर्न होते हैं कि तू घर आ जा वगैरह वगैरह। तो ऐसे करके मैनेज करते रहता था कोरोना के टाइम। So, sir, as we know that students generally face difficulties to manage both studies and doing social work. So studies के साथ साथ social work करना या फिर कोई भी extra curricular activity. So how did you manage them? मतलब student study का भी pressure हो जाता है, labs, assignments सब कुछ हो जाता है, साथ में social work भी करना. So how did you manage them? How did you manage your time for both the things? यार, मैं इंजीनियर हूँ तो मैं अपने बारे में बताऊंगा, दूसरे का नहीं पता। इंजीनियर कितना पढ़ाई करते हैं सभी को पता है, अगर इंजीनियर होगा तो रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, अगर कोई सिर्फ एग्जाम के लिए पास करने के लिए पढ़ रहा है, साथ साथ किसी चीज का प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, तो उसके पास बहुत टाइम होता है। तो मैं अपना बताऊंगा, मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कैट का प्रिपेयर कर रहा था या गेट का प्रिपेयर कर रहा था, सिर्फ कॉलेज लगाना है, सेमेस्टर निकल जाए, एंड वही चल रहा था। तो मेरे पास टाइम ही टाइम था, एक दिन में मुश्किल से 2 या 3 क्लास होते थे, और 2 क्लास बंक ही हो जाते थे। तो 2 घंटे 3 घंटे का क्लास रहता था। तो मैं मान लूं कि मैं अगर 8-9 बजे कॉलेज जा रहा हूँ तो 1 या 2 बजे तक रहता था, उसके बाद जनरली मैं फ्री रहता था। नाम के रहता था कि कॉलेज 9 से 5 है, बट 1 बजे कभी कभी तो पूरा दिन बंक, है ना। तो इंजीनियर रिलेट कर पाएंगे कि यार यहाँ पे पढ़ाई का वैसा नहीं रहता है, बस एग्जाम आया उसके 10 दिन 15 दिन पहले सब अपने अपने रूम में। अगर कोई हॉस्टल वाला बंदा है तो वो भी जान रहा है, एक रूम में सारे बंदे 8-8 10-10 बंदे रहते हैं, अपना गेम खेल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। बट उसके बाद चीजें जब एग्जाम आती है तो 10 दिन 15 दिन पहले से थोड़ा सब सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि सबको सेमेस्टर का रहता है कि रीअपियर ना लगे वगैरह वगैरह ऐसे करके। तो मेरा भी सेम वही सीन था कि मुझे टाइम का कभी बैरियर नहीं लगा। इनफैक्ट अभी से ज्यादा मैं कॉलेज टाइम या स्कूल के टाइम में हो रहता था। अच्छा, डेली का होमवर्क, डेली का असाइनमेंट, यहाँ तो असाइनमेंट भी बना, एक बंदा बना लिया, ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया, सारे ने वो कर लिया, बस आधा घंटा लिखने लिखने वाला भी काम। अगर तेरा कोई जरूरत से ज्यादा अच्छा दोस्त या फ्रेंड है, उसको भेज दे, भाई लिख देना यार, या तो हो गया। तो कभी मुझे टाइम का वैसा इशू नहीं लगा। हाँ, ऑल्दो मैंने टाइम का यूज किया, ये मैं अपने सारे फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर को बोलता हूँ कि हाँ, मैंने वो टाइम पढ़ाई में नहीं दिया, कि मैंने ना गेट का तैयारी कर रहा था ना कैट का, बट वो टाइम मैं सोया भी नहीं। डेली 6 घंटे 7 घंटे जो रात का सोना है सोना है, बाकी पूरा टाइम बताया तो मैं 8 बजे हॉस्टल से निकलता था, कोशिश करता था रात को 8 बजे 9 बजे 10 बजे ही आऊँ, क्योंकि हॉस्टल जाऊंगा तो वहाँ कुछ काम नहीं रहेगा। मैं
मतलब काम ढूंढा करता था, ऐसा नहीं कि रोट्रैक में। और एक मुझे लगता है कि रोट्रैक में बेस्ट बनने का मेरा यही कारण था, या बड़े बड़े प्रेसिडेंट के नजर में आने का यही कारण था कि मुझे जो काम दिया जाता था वो नहीं करता था, दूसरों जो काम पड़ा रहता तो उसको लेता था। कोई मेरा वो नहीं था, बट मुझे लगता था कि अगर ऐसी नजर में आऊंगा और ऐसी सीखूंगा, यार गलती होगी तो ठीक है डांट सुनूंगा, बट अगली बार से मैं कर पाऊंगा। बट अगर आदत ही नहीं रहेगी कि मैं करूँ, हाँ भाई डरूंगा वगैरह वगैरह, तो ये मेरा काम था। तो टाइम के लिए टू बी ऑनेस्ट बताऊंगा यार, इंजीनियर रिलेट कर सकते हैं कि अगर जो बच्चा गेट की या कैट की अगर नहीं प्रिपरेशन कर रहा है, उसके पास बहुत सारा टाइम रहता है। अगर सिर्फ प्लेसमेंट का ही कर रहा है, प्लेसमेंट का भी क्या होता है, 3 साल तक अच्छे से कॉलेज लगाओ, 7 CGPA से ऊपर रखो, जो कि एवरेज बच्चे कर लेते हैं। अगर आप 10 दिन भी पहले पढ़ते हो एग्जाम से, तो आप 7 पॉइंटर से ऊपर लेके आ जाओगे, तो आपके पास बाकी 6 महीने पड़े हुए हैं। असाइनमेंट वगैरह है, 2 एक हफ्ते में, महीने में आया, टीचर से अगर बात है तो वो भी चीजें मैनेज हो जाती है, आधा टाइम क्लास बंक। तो इंजीनियर के पास बहुत टाइम होते हैं उसके पास। यार अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को जूनियर्स या वो है, तो उनको मैं यही बताना चाहूंगा कि अगर लाइफ में नहीं सोच के रखे हो कि आगे क्या करना है, तो सिंपल आप इंजीनियरिंग करो। प्राइवेट कॉलेज से नहीं, बट प्राइवेट वाले बहुत असाइनमेंट वगैरह देते हैं, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स थे वहाँ, अच्छे गवर्नमेंट से, या जो भी चीजें, 4 साल में आपको निश्चित है कि आपको पता चल जाएगा कि लाइफ में करना क्या है। ये मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ। 4 साल अगर आप सही से टाइम का यूज करोगे, तब एक्सप्लोर करोगे। एंड मैं यूआईटी को बहुत मतलब वो बोलता हूँ यार, कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया, समझ लो। बहुत सारे मेरे फ्रेंड आईआईटीज में थे, अलग अलग अच्छे कॉलेज में से थे, बट मुझे लगता है कि मैंने जितना एक्सप्लोर किया वो नहीं किए। अपने फील्ड में किए होंगे बात अलग है, बट लाइफ के जो मेरे फ्रेंड्स है, क्योंकि वो पढ़ते रह गए तो पढ़ते रह गए, ऑल्दो 10 लाख का प्लेसमेंट लिया, 15 लाख का प्लेसमेंट लिया, लेकिन मुझे लगता है यार मैं जितना एक्सप्लोर किया उतना उन्होंने नहीं किया। ये मैं नहीं, वो खुद बोलते हैं। मेरे पोस्ट देखे या इंस्टाग्राम पे बातें होती रहती हैं तो बताते हैं, ऐसा किया तो ऑल्दो मैंने प्लेसमेंट भली 15 लाख का ले लिया, 20 लाख का, बट जितना तूने एक्सप्लोर किया उतना मैं नहीं किया हूँ। तो मेरे को बहुत प्राउड लगता है यार, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मुझे लगता था यार मैं भी आईआईटीज में जाऊंगा। सबका ये सपना रहता है, इंजीनियर जनरली तैयारी करते हैं सब आईआईटीज के लिए करते हैं। आईआईटी नहीं मिलता है, देन भाई एनआईटी मिल जाए। एनआईटी भी नहीं मिला तो यार कोई भी कॉलेज मिल जा, बट मिल जा, इंजीनियरिंग ही करनी है। तो ऐसा सबका सीन रहता है। तो टाइम का मुझे कभी टू बी ऑनेस्ट कभी इशू नहीं लगा, क्योंकि मैं कुछ का तैयारी नहीं कर रहा था। एंड जो बच्चे प्लेसमेंट का भी तैयारी करते उनको भी मुझे नहीं लगता कभी इशू आना चाहिए। प्लेसमेंट आप दो, जो बस पॉइंटर सही रखो, सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज रखो एंड एक्सप्लोर करो। जितना मैंने सीनियर से बात किया है, या जो मैं प्लेसमेंट सेशन में बैठा हूँ, जितना भी मैं देखा हूँ यार, वो भी बस पॉइंटर बस ये देखते कि बैरियर रहता है, बेसिक उसको नॉलेज रहे। वहां जाने के बाद 9 पॉइंटर वाला भी तेरे बराबर रहता है, 6.5 पॉइंटर वाला भी बराबर रहता है, और उसके अलावा तूने क्या किया वो देखते हैं। तो मैंने सबको, अपने फ्रेंड्स या जूनियर्स को भी यही बताता हूँ, कभी ये मत सोचिए कि रोट्रैक भाई जिसके पास है ऐसे करता नहीं। सोशल वर्क या किसी फील्ड में देखता है कि बंदे लीडर खोजते हैं, रादर देन कि तेरा 9 पॉइंटर है, 9.5 पॉइंटर है। अगर 9.5, मैं ऐसे भी बंदों को देखा हूँ, नाम मेंशन नहीं करूंगा, जो 9.5 पॉइंटर ला के उसकी किसी कंपनी में नहीं हुआ, एंड जिस बंदा का 6.5 या 6.8 है उसकी हो गई। तो बेसिक कोई देखेगा तो ये देखेगा अच्छा यार उसका 9.5 पॉइंटर है, उसको हो जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, कंपनी को ओवरऑल देखते हैं यार। कंपनी में जाने के बाद सारा सेम हो जाता है। जस्ट लाइक अगर आपका मेंस में रैंक था 50,000, किसी का था 10 लाख, अगर दोनों यूआईटी में ले चुके एडमिशन, मैटर नहीं करता कि उसका रैंक क्या था, नहीं, सब अब यहाँ पर बराबर लेवल पे, सेम लेवल पे। तो सेम यही यार, कभी मुझे टाइम का बैरियर नहीं लगा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरा कुछ और था नहीं टू बी ऑनेस्ट, की पढ़ाई के अलावा। पढ़ाई भी बताया, बस एग्जाम से 10-15 दिन पहले पढ़ता था, और बाकी के टाइम जितना मतलब एक्सप्लोर करता था, चाहे रोड ट्रैक में, चाहे कहीं भी चीजें मैं खोजते रहता था, उसके रिलेटेड काम, कॉन्टैक्ट, परमिशन लेना, ये करना, तो मुझे मजा आते रहता था। तो मुझे कभी बैरियर नहीं लगा टू बी ऑनेस्ट। या मुझे नहीं लगता इंजीनियर कोई बोल सकते कि मुझे टाइम का बैरियर था। हाँ, अगर वो कैट का तैयारी कर रहे हैं, गेट का तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी अलग बात हाँ, नहीं भैया बिल्कुल सही बात की। मुझे भी लगता है कि हाँ टाइम तो आराम से निकल जाता है। है। फुल डे भी बंक हो जाता है हमारा, एक-एक लैब कैंसल हो जाती है। हम खुद ही बंक कर लेते हैं, मन ही नहीं करता यार जाने का। और हम्म, हॉस्टल लैब भी, और हाँ, सच में खुद मन करता है जब सोशल वर्क करते हैं तो खुद से अच्छा लगता है उस हम्म, चीज़ को। क्योंकि यार देखो, तो हाँ, अब सोने के लिए तो हाँ, पूरा दिन तुम सो सकते हो, कहने का मतलब छुट्टी है सैटरडे, कभी कभी संडे को मेरा कुछ काम नहीं रहा है, कुछ नहीं रहा, टू बी ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ कि मुझे बहुत बोरिंग सा लगते रहता था, तो ढूंढते रहता था कुछ आज हो जाए या मिल जाए, है ना। तो मतलब पूरा दिन वैसे चला जाए, तो फिर मुझे लगता था यार मेरा वीक डेज ही ठीक है। बहुत लोगों को वीकेंड पसंद है, जो जॉब करते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले, है ना, कि संडे को एक दिन छुट्टी रहती है वगैरह वगैरह। बट अभी तक जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ संडे, अगर अभी तो ठीक है डेली काम चल रहा है, बट पहले वाले टाइम में संडे मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि यार कुछ होता नहीं था उस दिन थोड़ा, तो मुझे वो मतलब लगता था कि सो रहना सर चाहिए। इन द फाइनल ईयर एवरीवन इज फोकस्ड ऑन करियर। सबको लगता है कि हाँ प्लेसमेंट चाहिए, करियर चाहिए, लास्ट में फील आ ही जाती है कि हाँ हमें कुछ ना कुछ अर्न करना है, क्योंकि एटलीस्ट वी वांट अ लिविंग। सो एक डिलेमा हो जाता है हर किसी के लिए कि हाँ अगर आप जैसे आप किए हो, आप सोशल वर्क भी कर रहे हो, साथ में आपको प्लेसमेंट भी चाहिए। तो आपने इस डिलेमा को कैसे टैकल किया कि
नहीं मुझे सोशल वर्क भी करना है साथ में, प्लेसमेंट तो चलो चलता रहेगा, करियर भी बनता रहेगा, लेकिन हाँ जो इस वक्त एक नीड है सोसाइटी की, कोविड सिनेरियो में या फिर जनरली भी, कि मुझे वर्क करना है सोसाइटी के लिए, तो आपने इस जो बीच का एक डिलेमा होता है उससे कैसे टैकल किया? तो यार फर्स्ट ईयर जैसे मैंने बताया, उससे पहले भी सोशल वर्क इस टाइप करता था कि मुझे हम्म, मजा आता था, वो एक हॉबी टाइप में थी, वो करते रहता था। फर्स्ट ईयर जब रोट्रैक ज्वाइन हुआ, देखा। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड जब एक्टिव हुआ, बहुत लोगों से मिला जो इस फील्ड में थे, डिफरेंट डिफरेंट एनजीओज में या जो भी चीजें। तो सेकेंड ईयर के लास्ट लास्ट तक मैंने ये कर लिया था कि मुझे इसी फील्ड में जाना है, पहले उस पर रिसर्च किया वगैरह वगैरह, है ना। थर्ड ईयर ऑनवर्ड जब खत्म होते गया, जब लोग प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे थे वगैरह वगैरह, मैं भी लाइब्रेरी जाता था, बट मैं पढ़ने नहीं जाता था, क्रोम पे सर्च मारने जाता था कि कौन कौन सा एनजीओ है जो पे करेगा मेरे टैलेंट को। ठीक है। ऑल्दो देखिए यार, आईटी फील्ड में चाहूँ तो मतलब जॉब हो सकती है। आज की डेट में इंजीनियर कोई भी बोलता है कि मैं बेरोजगार हूँ, मेरे जॉब नहीं लग रहा है, तो उसने 4 साल कुछ नहीं किया, ना पढ़ाई किया, ना मस्ती किया, ना कुछ किया। समझ रहे हो चीजें? तो वही बात है। तो इंजीनियर यार, जो ये एक वर्डिंग है कि बहुत बेरोजगार हो चुके वगैरह वगैरह, यार सब चीज पढ़ाई से नहीं मिलती, टू बी ऑनेस्ट। एंड मैं जूनियर्स या सबको बताना चाहूंगा, पढ़ाई एक सिनेरियो नहीं है, पहले वाला चीज है ना। तो मेरा चीजें मतलब फिक्स हो चुका था कि मैं सेकंड ईयर लास्ट में प्लान बना चुका था कि मुझे इसमें एज ए कैरियर देखना है। तो मैं मुझे जो मेहनत कर रहा हूँ, अगर देखो आपका हॉबी आपका प्रोफेशन बन जाए तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। जस्ट लाइक विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, उनका हॉबी था क्रिकेट खेलना, उसको एज ए कैरियर देखा। उनसे बड़ा कोई नहीं है। आप 10 आईएएस का नाम नहीं बता पाओगे, बस 10 क्रिकेटर का नाम बता पाओगे। तो देख लो चीजें, लोग सोसाइटी भी उसी टाइप में, आप समझ रहे हो चीजें मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो मेरा बस यही फिक्स हो चुका था कि मेरा जो हॉब, पहले 1-2 साल तो मैं ऐसे ही किया है ना, मुझे मजा आता था, डी डैट, पढ़ाई वगैरह में एवरेज था। बट पढ़ाई आपको बेस्ट रहना पड़ेगा, तभी जॉब लगेगी, या जो भी चीज है, सरकारी नौकरी या कहीं भी करो। ऐसा नहीं कि मजे मजे में आपने जॉब ले लिया, जो भी चीजें, कहीं भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं जो लाइब्रेरी में जाके या रूम पे पढ़ाई करके, अगर पढ़ाई मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मैं सोच लिया था कि कहीं ना कहीं टाइम मुझे देना पड़ेगा, और मजे के लिए नहीं, अब सीरियसनेस के लिए। क्योंकि अभी तो 4 साल तक कोई नहीं पूछेगा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। आफ्टर 4 इयर्स जब ग्रेजुएट हो जाएंगे सब लोग, कहीं ना कहीं सेटल होंगे, देन क्वेश्चन आस्क होगा कि आपने 4 साल क्या किया। ठीक है। तो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड से ही मैंने प्लानिंग स्टार्ट कर दी कि मुझे सोशल वर्क में जाना है। उस लाइन में टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊंगा, अभी कोई मेरे फ्रेंड्स या सीनियर्स वगैरह नहीं थे जो एनजीओ में जॉब कर रहे थे, जो तो बहुत टफ था भी मेरे लिए, क्या ना, कि कैसे आगे इसको करूंगा, घर वालों क्या बोलेंगे कि भाई इंजीनियरिंग कर लिया, कुछ नहीं कर रहा है वगैरह वगैरह। तो मैं थर्ड ईयर से ही जब भी लाइब्रेरी में जाता था तो पढ़ने नहीं जाता था, एक नोट्स रखता था और डिफरेंट डिफरेंट एनजीओ का नाम लिखता था। जितने भी जगह एनजीओ मिले यार, यही था कि कोई 5,000 या कोई 10,000, क्योंकि जो भी एनजीओ में ज्वाइन होता है उनका साइड से बिजनेस रहता है या साइड से जॉब करता है, वो एनजीओ करता है। बट मैं एनजीओ को कैरियर देख रहा था कि सिंपल पेइंग, ऐसा पेइंग मैं ऐसा नहीं खोज रहा था कि मुझे 1 लाख मिले, 1.5 लाख मिले, सिंपल पेइंग मिले, जो कि मेरी लाइफ स्टाइल चल सके, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, खुद का सिंपल बैंक बैलेंस रहे और मतलब लाइफ चले। बस मैं ऐसा एनजीओ खोज रहा था। फिगर आउट किया। जितने मैंने अभी तक एनजीओ के लिए रिसर्च किया इंडिया में, यार इंडिया से ज्यादा फॉरेन में इसकी वैकेंसी है। जैसे यहाँ पर क्या होता है, एक डॉक्टर कोई बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, जनरली यही 2 चीज में रहती है, बाकी आईएएस वगैरह जो भी चीजें। बट फॉरेन में एनजीओ लाइन भी एक कैरियर है, प्रॉपर कैरियर है। एंड उसमें जैसे जस्ट लाइक कैसे आर्मी में यहाँ जाते हैं तो प्राउड फील करते हैं कि मेरा बच्चा आर्मी में जा रहा है वगैरह। बट उधर यूएस में या बड़े बड़े अलग कंट्रीज में ये इसको प्रोफेशन मानते हैं कि हाँ भाई, कोई बंदा अगर एनजीओ में मेरा जा रहा है, सोशल वर्क, अच्छी पेइंग भी होती है, अच्छी लाइफ स्टाइल भी होती है। यहाँ तो क्या रहता है, समाज सेवा कर रहा है, बहुत बढ़िया बच्चा है, नहीं, वहां एज ए कैरियर मानते हैं कि मुझे पैसे कमाने, यही काम मैं सोशल वर्क में करूंगा एंड मुझे पैसे मिलते हैं। तो मैं सेकंड ईयर के लास्ट तक मैंने प्लान कर लिया था कि मुझे इसी में जाना है। थर्ड ईयर ऑनवर्ड से मैं फिगर आउट करते रहा। फोर्थ ईयर में जब बच्चे प्लेसमेंट में बैठ रहे थे, मैंने भी 1-2 कंपनी का ट्राई किया। बट उसके बाद एक रहता है ना, रिक्स ना लिया जो भी, फिर मुझे समझ गया मेरे लिए आईटी नहीं है। एक होता है कि बंदा अपने आप से वो रहे, मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड रहे कि मुझे करना क्या है, किसी को दिखाने के लिए नहीं कि मैं प्लेसमेंट में बैठ रहा हूँ, डेलॉइट में बैठ रहा हूँ, हो रहा है नहीं हो रहा है। हाँ, ये चीजें मेरे 3-4 बार रिजेक्शन अगर मुझे एनजीओ से होगा तो खुशी होगा। हर इंटरव्यू से मैं सीखूंगा कि अच्छा कैसे करूं। बट मेरा फिक्स हो चुका था माइंड कि मुझे एनजीओ में ही जाना है। आगे भी मेरा यही मन है कि मैं किसी एनजीओ के साथ ही काम करूं, एंड फिगर आउट कर भी रहा हूँ, बहुत चीजें चल रही है। बट वही कोरोना के टाइम में चीजें, अभी बाहर जा नहीं सकता हूँ, इंडिया से ज्यादा बाहर ही जाऊंगा। बट वहां सीखने के लिए जाऊंगा। कभी भी मुझे अगर जॉब भी मिलती भी है बाहर में, तो मैं जॉब लूंगा नहीं, सिर्फ इंटर्नशिप वगैरह लगाऊंगा, क्योंकि सीखने का जो चीजें बाहर में है ना, टू बी ऑनेस्ट, जैसे मैं अगर बिहार पटना से बिलोंग कर रहा हूँ, किसी को मैं नीचा या ऊंचा नहीं दिखा रहा हूँ, बट एक्सपोजर जो मुझे चंडीगढ़ में मिला, शायद मुझे इतना बिहार में नहीं मिलता। सेम जो चंडीगढ़ में मैं सीखा हूँ, अगर मुझे बाहर मिलता है, यूएसए में मिलता है, वॉशिंगटन में मिलता है, अच्छी एनजीओ में, ओबामा फाउंडेशन, बिल गेट्स फाउंडेशन, अगर वहां से मुझे इंटर्नशिप करके आता हूँ,
तो चंडीगढ़ से मैं ज्यादा सीख के आऊंगा। करना मुझे यही है, ये नहीं कि मैं पैसे कमाने के लिए बाहर जा रहा हूँ, लेकिन हाँ जो सीखने का चीज है वो बाहर में थोड़ा ज्यादा है चीजें, जितना मैंने अभी तक फिगर आउट किया है। तो ट्राई कर रहा हूँ उसको कन्वर्ट करने का कि वहाँ इंटर्नशिप वगैरह मेरी लग जाए और वापस मैं चंडीगढ़ और बिहार में ही अपना एनजीओ वगैरह खोलूंगा। तो मैं सेट कर चुका हूँ, ये भी देख लिया पैसे इसमें भी है। जो पैसे मुझे 2 लाख 3 लाख नहीं चाहिए, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मुझे, बस सबका एक देखो यार, सबका एक स्टैंडर्ड रहता है कि मैं बैंक बैलेंस बड़ा रखूं, मैं गाड़ी बड़ी रखूं। मेरा यही है कि यार सिंपल रह के, मतलब कहने का मतलब इतने बैंक बैलेंस रहे कि दूसरे सामने मांगना ना पड़े, जो मेरे प्रोफेशन है, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं खरीद सकूं, बेसिक चीजें, एंड आगे चलते रहे। तो उतना मैं सोच लूंगा हूँ कि एनजीओ से मैं कर लूंगा। एंड अगर नहीं भी करूंगा ना, तो इतने अभी कांटेक्ट हो चुके हैं जो मेरे सीनियर्स है वो हैं, उनसे अगर मैं बोल दूं कि मुझे ये जरूरत है तो मिल जाते हैं, एंड मिलता भी है टू बी ऑनेस्ट। मैंने अभी कुछ दिन पहले बाइक लिया, उतने महंगे, या मतलब गिफ्ट्स मिलते रहते हैं तो दूसरों लोग की वजह से, तो जरूरी थोड़ी ना खुद से खरीदना। और वो जानते हैं कि साकेत यहाँ एक्टिव है, बस वो यही बहुत बताते हैं। अविनाश पांडे भी है, मेरे सीनियर थे, आप लोग अगर जूनियर हो तो जानते होंगे उनको, है ना। एंड इतने मतलब मस्त सीनियर, क्या ही बताऊं उनके बारे में। तो हमेशा बताते रहे कि साकेत तुम अच्छा जहां कर रहे हो करो, कभी फाइनेंशियली दिक्कत होगी तो मुझे बताना। उनके जैसे 2-4 और लोग हैं यार, ऐसे लोग मिल जाए तो मतलब तुम समझ रहा, मैं और कॉन्फिडेंट हो जाता है कि कभी भी फाइनेंशियली मैं डाउन होऊंगा तो इनको मैं बोल सकता हूँ, बाकी मैं सर्विस सोसाइटी के लिए करते रहूं। तो मेरा मतलब फिक्स हो चुका है कि यही करना है। पैसे का कोई बैरियर नहीं, कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, बट यही करना है मुझे। नहीं भैया सही बात है आपकी भी कि अकेडमिक्स पे कुछ नहीं रखा, मेन तो हमारा जो इंटरेस्ट होता है जहाँ हमें जाना है वहीं जाना चाहिए। तो जनरली ऐसा होता है ना कि हर किसी का एक मोमेंट होता है लाइफ का, जो चेंज कर देता है बिल्कुल, जो हमारे प्लान्स चेंज कर देता है या फिर जो हमारी थिंकिंग चेंज कर देता है कि हाँ नहीं अब मुझे यहीं जाना है, एक डायरेक्शन होती है। तो आपका आपका कोई भी ऐसा मोमेंट, कोई भी ऐसा इंस्टेंस रहा हो जहाँ पे आपको लगा हो कि हाँ नहीं अब मुझे एक चीज़ मिल गई है कि हाँ अब मुझे यहीं पे जाना है, ये चीज़ फोकस करनी है, ऐसा कुछ आप प्लीज। टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो यार, मेरा लाइफ में एक ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कोई एक इंसिडेंट या रातों रात मैंने सोचा कि मुझे सोशल वर्क में ही करना है, इसमें कैरियर देखूं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि पहले से ही मैं ये सब काम करते रहता था। रोटरैक में फर्स्ट ईयर में आया तो उसमें ज्वाइन हुआ, तो पहले हॉबी टाइप में करता था। बट चीजें बट जब सेकंड ईयर या थर्ड ईयर जब आने लगे, लाइफ को सीरियसनेस पता चला, जब दोस्त कोई बोल रहा है कि वो गेट का तैयारी कर रहा है, कोई कैट का तैयारी कर रहा है, मैं देख रहा हूँ यार ना मैं कुछ तैयारी कर रहा हूँ ना पढ़ाई उतना कर पा रहा हूँ। ऑल्दो पॉइंटर वगैरह ठीक था, बट वही है कि अगर प्लेसमेंट के लिए करना है तो भाई हाँ पढ़ाई करना है, प्लेसमेंट के लिए वो करना है, एप्टी वगैरह का तैयारी करना है। और मुझे यार टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो मुझे कंप्यूटर पे बैठना 10-10 घंटे मुझे वो सूट नहीं करता है, उसमें मुझे नहीं मजा आता। फील्ड वर्क, एनजीओ का काम, मैनेजमेंट का काम, सुबह मैं 5 बजे से लेके रात तक 2 बजे तक करते रहता हूँ। तो बस वही फिगर आउट मुझे करना था कि इसमें कैरियर देख सकता हूँ कि नहीं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि मेरा कोई नोन या कोई इस फील्ड में नहीं था सीनियर्स, या जो कि भाई एनजीओ को प्रॉपर कैरियर मान के चल रहे हैं। तो स्टार्टिंग में बहुत टफ टास्क भी था कि कैसे अच्छा कुछ करूंगा नहीं करूंगा। तो जैसे फ्रेंड लोग जब तैयारी कर रहे थे प्लेसमेंट का, जो भी चीजें, उस टाइम मैं भी लाइब्रेरी जाता था, बट मैं पढ़ने नहीं जाता था। क्रोम पे ये सर्च करने जाता था कि कौन कौन सी एनजीओ पे करते हैं जो भी चीजें करते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते करते, मतलब जो दोस्त अगर पढ़ाई कर रहा है तो मैं वही टाइम में अपने लिए भी निकालने लगा कि अब देखो सोशल वर्क तो डेली कर ही रहा था, बट उस टाइम थोड़ा काट के कि हाँ भाई इसमें कैरियर कैसे देख सकता हूँ नहीं देख सकता हूँ। तो कोई एक मोमेंट नहीं मेरे लाइफ में रहा यार, धीरे धीरे मैं करते गया वो मेरा मतलब हॉबी प्रोफेशन बनते गया, और अब चीजें कंफर्म हो चुका है कि मुझे सोशल वर्क में ही आगे कुछ अच्छा करना है। तो कोई एक लाइफ का एक मोमेंट नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर वही चीज हो जाएगा कि बना के कहानी बनाने के लिए तुम्हें कुछ ही बोल दो, है ना, कैसे ये बताया फिर ऐसे में चेंज हो गया। बट टू बी ऑनेस्ट यार, धीरे धीरे मतलब आते गया। अब फाइनली मतलब हो चुका हूँ कि आगे कुछ भी करूंगा तो इसी इसी फील्ड में करूंगा। ओके सर, हर किसी की लाइफ में ना बहुत सारे फनी मोमेंट्स होते हैं, कॉलेज लाइफ में, हॉस्टल लाइफ में। तो कुछ आप शेयर करना चाहते हो ब्यूटीफुल मेमोरीज, कोई भी फनी मोमेंट्स जो आपको लगता है मेमोरेबल हैं, याद रहते हैं हमेशा? यार जैसे मैंने बताया कि इंजीनियर आई थिंक सबसे ज्यादा लाइफ को एंजॉय करते, वो सबसे मतलब वो 4 साल जो होता है सबसे एंजॉयफुल रहता है। एंड ये नहीं कि मेरा, सभी का, सभी के लाइफ में। तो मैं मेरे अकॉर्डिंग एक मोमेंट तो नहीं होगा, 2-4 होंगे, मैं बताना चाहूंगा। पहला जो स्टार्टिंग में बताऊंगा फनी मोमेंट था यार, मैं फर्स्ट डे मेरा कॉलेज का था। मैं कॉलेज के गेट के पास आया, बाहर उतरा, अंदर गया गार्ड के पास। तो भैया यूआईटी जाना है। तो बोल रहा ये सामने यूआईटी है। मुझे लगा स्टोर रूम या कुछ ऐसा होगा। मैं उधर देखा पलट के, तो कलर उसका वो था, भूत बंगला वाला जो नहीं होता फिल्मों हॉरर मूवी में रहता है, उस टाइप में मुझे देखा, एक व्हाइट रहे जो भी चीजें। तो बोला ये यूआईटी है? तो बोला हाँ भैया यही यूआईटी है। तो फिर बोला कि मतलब और इलेक्ट्रिकल ब्रांच कहाँ है? तो भैया देख लीजिए उतना हमको पता नहीं है, यही 2 बिल्डिंग है और यही 2 बिल्डिंग में अलग अलग ब्रांचेज है, ऐसे करके बताया। जो भी हमको कहाँ को नहीं पता,
बोले यही दो, पंजाब यूनिवर्सिटी इतना बड़ा है जो भी है ना। जब क्योंकि काउंसलिंग के लिए आया था तो लॉ ऑडिटोरियम की तरफ था, तो उधर नॉर्थ कैंपस का थोड़ा है ना अच्छा वो था इन्वायरमेंट है जो भी है। इधर आया तो 2 ही बिल्डिंग, फिर मैं आगे देखा तो कैंटीन, तो पूछा भैया यहीं तक है? तो हाँ बाबू बस यही यूआईटी है। मैं यार इतना लिटरली बता नहीं सकता हूँ, इतना मुझे मतलब उस टाइम वो हुआ कि यार, क्योंकि बंदा स्टार्टिंग में आता प्लेसमेंट देख के कॉलेज का, तो भाई अच्छा फोटो डाले हुए रहते हैं जो स्टार्टिंग में जब बिल्डिंग पेंट होती है, और उसमें कलर भी दूसरा था, व्हाइट कलर का था यार। ये मुझे दूसरा टाइप में लगने लगा। और जो भी बंदे जा रहे हैं, कोई एलपीयू जा रहा है या जो प्राइवेट कॉलेज का जनरली होता है यार, 10 लाख 12 लाख लेते हैं, तो अच्छा इन्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली बहुत अच्छा होता है। तो यार 10% मायने रखता है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है नहीं है। ऑल्दो वो बोल दो कि भाई मेरे प्लेसमेंट अच्छा है जो भी है। तो स्टार्टिंग में मेरा थोड़ा बहुत वो रहा कि भाई यूआईटी आया, मतलब कॉलेज घुसने के साथ खत्म हो गया। अब मैं क्या ही फोटो डालूं, जो मैं सोच के आया था कि भाई अच्छा मैं सोशल मीडिया पे अपना कॉलेज का फोटो डालूंगा, ये करूंगा, कुछ भी नहीं हो पाया। बट अभी टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊंगा, जो एडमिशन लेना चाहते हैं, जिनको आईआईटीज एनआईटीज नहीं मिले हैं, मैं मतलब ये इस इंटरव्यू के थ्रू बताना चाहूंगा यार, यूआईटी मैं ये बोल रहा हूँ या पंजाब यूनिवर्सिटी किसी भी डिपार्टमेंट में आप लेते हो ना, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, जॉब लगती है नहीं लगती आपके 4 साल का मेहनत है जो भी है, बट जितना आप एक्सप्लोर करोगे ना यूआईटी, मुझे नहीं लगता यार आईआईटी और आईटी में भी इतना आप एक्सप्लोर कर पाओगे। पढ़ाई के अलावा डिफरेंट फील्ड में आप एक्सप्लोर यहाँ कर सकते हो। सबसे जो स्टार्टिंग में ही मिलेगा आपको, पार्टी पॉलिटिक्स का रहेगा चीजें। देखो किसी में आप डूबो मत, मैं यही बोल रहा हूँ, चाहे कोई भी चीज हो, डूबना चीजें मतलब जरूरत से ज्यादा मिलने चीजें वो जहर बन जाती है, ठीक है। बट हाँ इंजॉय आप सबको कर सकते हो, सबसे आप सीख सकते हो। देखो कोई बोलता है कि ये आदमी गलत है या जो भी चीज, नहीं, उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई रहती है। तो यही चीज मैं बताऊंगा, यहाँ पर जितना आपको सीखने का मौका मिलेगा, जितने प्रोजेक्ट क्लब्स हैं यूआईटीज में, रोट्रैक हो गया, मित्रा हो गया, स्टार हो गया, एलमुनाई वाला, बहुत सारे क्लब हैं। आपको जिस फील्ड में जाना है आपको मिलेगा। एंड जैसे मैंने पहले भी बताया कि 4 साल में आप फिक्स कर लोगे कि मुझे किस लाइन में जाना है। तो मैं बहुत प्राउड करता हूँ, इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स भी जो आईआईटीज एनआईटीज में हैं, वो भी यही बात बोलते हैं कि साकेत, भले मैं आईआईटीज में हूँ, मेरा प्लेसमेंट अच्छा लग गया, बट जितना तूने एक्सप्लोर किया है मैं नहीं कर पाया। या कोई फ्रेंड में है एनआईटी पटना या आईआईटी पटना में है, ऑल्दो आईआईटी में है, आईटी का टैग है, बट मुझे वो खुद बोलता है, ऐसा नहीं कि मैं बड़ाई कर रहा हूँ, जो भी चीज मैं आपको बात भी करा दूंगा, बोलता है कि जितना तूने एक्सप्लोर किया साकेत, मैं इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाया। तो आज मैं भले फर्स्ट ईयर में फर्स्ट डे मेरे पास ऑप्शन रहता है कुछ चेंज करने का, तो मैं चेंज कर लेता यूआईटी, बट मैंने पेमेंट कर चुका था, घर वालों को बोल नहीं सकता था ऐसा कॉलेज वगैरह वगैरह, तो रह गया। बट आज मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि मैं यूआईटी का स्टूडेंट हूँ, और इतना कुछ या जो भी 1% लाइफ में मुझे मिला है अचीव कर रहा हूँ, क्योंकि इतना आईटीएन दोस्त भी नहीं कर पाए। तो मैं बहुत प्राउड करता हूँ कि मैं यूआईटी का स्टूडेंट हूँ। तो फनी मोमेंट यही था कि स्टार्टिंग में आया तो मुझे लगा यार क्या कॉलेज में हो गया, क्या लाइफ होगी नहीं होगी, बट एक सपने जैसा भी बोल सकते हो कि 4 साल बाद इतने अच्छे दोस्त मिले, जूनियर्स मिले, सीनियर्स मिले, इनफैक्ट टीचर मिले, जो कि बोलते हैं ना कि टीचर बहुत खड़ूस होता है, नहीं, यहाँ सारे टाइप में टीचर है, खड़ूस टीचर भी मिलेंगे, स्ट्रिक्ट टीचर भी मिलेंगे, फ्रेंडली टीचर भी मिलेंगे। तो बहुत मतलब मेरे को मतलब प्राउड करता हूँ यार, जो भी बच्चे को आईटी एनआईटी नहीं मिल रहा है, आप यूआईटी के लिए ट्राई करो, पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए। मैं लिख के दे रहा हूँ कि 4 साल बाद आप रिग्रेट नहीं करोगे, ठीक है, कि ऐसा कॉलेज में आओ। बट हाँ आपको थोड़ा मेहनत करना होगा किसी भी लाइन में, या तो पढ़ाई हो या तो आपका मतलब किसी भी फील्ड में, लेकिन एक लाइन में आपको मेहनत करना होगा। बिना कुछ मेहनत किए हुए यार ऑटो वालों को भी अपना सवारी नहीं मिलता है, ठीक है, उसको 10 बार बुलाना पड़ता है, आ जाओ भैया, आ जाओ भैया, तभी 11वां बार में बैठता है। तो मेहनत हर एक लाइन में है, बट ये है कि आपका अगर हॉबी प्रोफेशन बन जाएगा तो आप अच्छा कर पाओगे। तो एक इवेंट यही था यार, इंसिडेंट, फनी मोमेंट। और एक दो बताऊं तो दोस्तों वगैरह में भी रहता है, जैसे हमारे क्लब डिफरेंट डिफरेंट इवेंट कराते रहते हैं। तो एक मित्रा का एक, आई थिंक मुझे याद है, सेकेंड ईयर की बात है, रोज फेस्ट करके होता था, जिसमें आप रैंडम पीपल को रैंडम रोज दे सकते हो। तो हम लोग फ्रेंड सर्किल में थे, तो एक बंदा जो था कि थोड़ा मतलब लड़की मतलब रहता था कि भाई लड़कियों से बात करूं वगैरह वगैरह, बट कोई इसको उतना इग्नोर करती थी। तो हमने मजा लिया कि इसको ऐसा करके फंसाते हैं। अब वो बंदा गया, मतलब मित्रा वाला गया, और हम लोग 10 मिनट बाद कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे थे, कॉफी वगैरह कैंटीन के पास, वो बंदा गया, उसको रोज दिया। और हम लोग भी मतलब एकदम ऐसे एकदम बात प्लान किए हुए थे, 4-5 दोस्त थे कि भाई एकदम सबको रैंडम लगना चाहिए कि भाई जैसी रोज दिया, और एक लेटर दिया कि सर ये आपके लिए किसी लड़की ने दिया है। तो लेटर जैसे लिया, जो भी चीजें तो पढ़ा, तो हम लोग पहले हम लोग खुद ही बोले यार कोई लड़का होगा यार, तेरे को कहाँ से, तेरे शकल देखा है, तेरे को कोई लड़की देगी, ऐसे ऐसे करके इंसिडेंट करने लगे, ताकि वो बंदे को भी लगे कि साकियत लोग ने, ये लोग ने नहीं किया। तो हाँ यार मुझे भी लग रहा है यार कोई बंदा ही दिया होगा। बट फिर उधर से एक दोस्त बोला, यार मुझे तो ये लग रहा है कि वो रोट्रैक वाली है यार, जो उस दिन तुझे देख रही थी, मैंने तुझे नहीं बोला था कि देख रही थी साकेत, वो यार पिंक वाली जो मैंने बताया था, अच्छा वो जो पीछे बैठी हुई थी, हाँ यार मुझे भी लग रहा है क्योंकि बार बार इसको देख रही थी।
है भाई तूने बताया क्यों नहीं यार? तो मैंने तो बोला था यार, तूने मजाक में ले लिया कि साकेत हमेशा मजाक करता था, इस बार मजाक कर रहा होगा जो भी चीजें। ऐसे ऐसे करके उसको मतलब वो किया। वो बंदा लिटरली ऐसा पागल हो गया कि मतलब पहले मित्रा वाला के पास गया, बता दो मैम प्लीज बता दो, जितना उसने पैसा दिया उससे दुगना दूंगा, 4 गुना दूंगा। कौन लड़की थी? अच्छा ये हिंट दे दो कि फर्स्ट ईयर की है, सेकंड ईयर की है, थर्ड ईयर की है। एक उन्होंने स्ट्रिक्ट मना किया था कि सॉरी सर मैं मतलब रूल के खिलाफ है ना, ये प्रॉपर ऐसे करके ऐसे होता, हम नहीं बता सकते हैं जो भी। मैम प्लीज बता दो, एक जिंदगी बन जाएगी मैम। ऐसे ऐसे करके मतलब वो बंदा पूरा मतलब वो लगा बेचारा, फेसबुक पे खोजा, इंस्टाग्राम पे खोजा, मतलब 3-4 दिन वो लिटरली मतलब जब भी देखो इंस्टाग्राम, भाई वो बता पिंक वाली का नाम क्या था? तो हम लोग से भी पूछे तो भाई नाम तो नहीं पता यार, फर्स्ट टाइम ही उसको देखा था ऐसे ऐसे करके। 2-3 दिन तक बंदे को पूरा वो करवाया। चौथे दिन देखा सच में बंदा बहुत सीरियस हो गया था उसके लिए, जो भी चीजें कि कौन है मुझे पता लगाना है वगैरह वगैरह। हम लोग चारों रूम में उसको गए और बताए भाई हमने फेक किया था, हम ही लोग थे। बंदे ने बहुत मारा हम लोग को, गालियां निकाला, इतनी गंदी गंदी गालियां निकाला बता नहीं सकता हूँ, है ना, कि भाई तू मेरे से ये करता वो करता। फिर रात को फिर वही अपना पार्टी साटी अपना। फिर बाकी यार और इंसिडेंट बताऊं तो ऐसे तो काफी सारे इंसिडेंट रहते हैं यार, अभी डायरेक्टली याद आ नहीं रहा है। बट एक आई थिंक जो बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है ना, हॉस्टल में रह रहा है, उसका अपने आप मेमोरी मतलब डेली का कुछ ना कुछ मेमोरी रहता है। तो मेरा भी वही है सबसे बेस्ट। मैं बताऊं तो हॉस्टल का बर्थडे पार्टी होता है, जो मैं कहीं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाऊं या कहीं भी जॉब करूं, जो मैं अगर कॉलेज लाइफ या ओवरऑल में मिस करूंगा तो यार बर्थडे है यार। बर्थडे जितना प्यार से यहाँ मनाते थे, पेरेंट्स का एक अलग है, घर में मनाए 2-4 लोग केक खाएं जो भी, बट यहाँ का बर्थडे भाई, मार भी जो पड़ेगी ना आपको अगले दिन बहुत अच्छी लगेगी, है ना। जो मैं यार इतने में लोग मारते हैं सही वे में, मतलब ऐसा नहीं कि अब कुछ वो करके, लेकिन बहुत मारते हैं भाई। अब मैं पीछे, अब पहले मैं कभी बर्थडे देखा था नहीं, तो फर्स्ट ईयर में जब गया, सेकंड ईयर में मेरा पहला बर्थडे मना। बर्थडे मना यार तो सीनियर लोग ने बता दिया था, देखो बेटा जो भी हो, कितना भी तेरा करीबी दोस्त हो बहुत मारेगा, इसीलिए मतलब अच्छे से पहन वहन के जाइयो। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है भाई, लेकिन दोस्त से बात होगी भाई मारियो मत। भाई पागल है तू, मेरा भाई यार, तेरे को कोई मारेगा मैं पकड़ूंगा वगैरह वगैरह। तो मैं नॉर्मल फॉर्मल हाफ पैंट वगैरह में गया। भाई बंदे ने इतना मारा यार, अगला दिन उठा नहीं किया। मैं बोला तू लोग दोस्त है रे कि कमीना है, मैं क्या ही बताऊं। तो ऐसे ऐसे करके बर्थडे में सबसे बड़ा तो बेस्ट मोमेंट था, केक कटिंग से लेके मारना। फिर अगले दिन लास्ट ईयर आते आते मेरा सर्किल इतना बड़ा हो गया था कि आप विश्वास नहीं करोगे, स्टार्टिंग सेकंड थर्ड ईयर में रहता था कि पार्टी वगैरह बाहर देते थे, रेस्टोरेंट में गए 10 लोग 12 लोग का सर्किल रहता था। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर जाते जाते वो सर्किल अप्रोक्स मेरा बर्थडे में, जो मैं बताऊं अगर ये मैं बताऊंगा तो हॉस्टल वाले पे वो भी होगा, इंडक्शन वगैरह सब कोई रखते हैं, केटल वगैरह रखते थे, कोई मैगी के लिए कुछ के लिए। हमने भी रखा था पहले, चिकन वगैरह कुछ कुछ बनाते थे कि हॉस्टल में चिकन वगैरह मिलता नहीं था। बट उसमें जो चिकन बनाते थे आप विश्वास नहीं करोगे, बर्थडे में मेरे 37 लोग मेरे मतलब रूम पे बनाया हुआ चिकन खा कर गए हैं। वो आज अगर हॉस्टल वालों को पता चलेगा तो मेरे पे कंप्लेंट ठोकेगा या फाइन ठोकेगा। बट ये सच्चा इंसिडेंट है, या मैं हॉस्टल वाले रिलेट कर सकते हैं। सभी लोग इंडक्शन या केटल या कुछ रखते हैं, ऑल्दो अलाउ नहीं करते हैं, बट हम लोग छुपा छिपा के रखते हैं। और हमने मतलब वही 4 इंडक्शन पे चिकन एंड एक पे जो पनीर खाने वाला वो प्रॉपर बनाया। ऐसा नहीं कि हम लोग खरीद के नहीं ला सकते थे जो भी, बट सीनियर का वो रहता था कि साकेत मतलब रूम वर वाला ही चिकन खाएंगे, उसका स्पाइसी, हम लोग बिहार यूपी वाले थोड़ा चिकन वगैरह स्पाइसी खाते हैं, तो मतलब चिकन और रूम वाला ही खाएंगे या जो भी चीजें, तो हम लोग उनके लिए रूम पे चिकन बनाते थे या जो भी चीजें हैं। 37 लोग खाए के गए थे। अगला दिन पंगत नहीं होता है गाँव वगैरह जो भी चीज, एक बंदा खाया, खा के उठ गया, चलो 10 बंदे का नेक्स्ट स्लॉट, फिर नेक्स्ट स्लॉट, ऐसे करके मतलब खिलाए थे। अगला दिन वो प्लेट जो था वो वाला फोम वाला वो भरा पड़ा है उसमें, लेकिन स्वीपर से बना के अगर आप रखते हो तो बंदा ने आराम से डस्टबिन में रखा, उधर लौट दिया। नहीं तो अगर नीचे से लेके जाता भैया इतने है, तब तो फिर भाई शक होता, प्याज का इतने इतने छिलके, आप समझ रहे हो जैसे नहीं भंडारा वगैरह होता है वैसे करके मतलब इतने लेकिन स्वीपर से बना के रखा था जो भी चीजें। तो मतलब यार रूल कितना भी रहे, लेकिन आपकी कितनी बॉन्डिंग है स्टाफ से, रूल से, वो होता है। अब 2-2 4-4 बजे तक बंदे बर्थडे के दिन डांस वगैरह करते थे या जो भी चीजें। गार्ड लास्ट में बट पहले 2-3 बार नॉर्मल बोलता था, जानता था कि साकेत को चौथा बार तक ही बोलेंगे तो मानेगा। ऑल्दो मैं कभी आज तक ड्रिंक नहीं किया हूँ 4 सालों में, बट फ्रेंड लोग थोड़ा सा ये सब चलते रहता था, तो मजाक मस्ती है जो भी चीजें। तो 3 बज गए, 3:30 बज गए, फिर गार्ड क्या बोलता है, भैया मेरे बाल बच्चे रोड पे आ जाएंगे, अब बंद कर दो प्लीज। तो फिर फाइनली दोस्त लोग, फिर उसके बाद क्या बोला, अब मैं देख लूंगा, मैं वार्डन से बात कर लूंगा, मैं वीसी से बात कर लूंगा। और अगले दिन भाई देखो वार्डन को पता चला कि थोड़ा हल्ला हंगामा किए वगैरह, तो वार्डन जब बुलाया तो मैं उसी बंदे को जाके बोला जो बोला कि मैं देख लूंगा वगैरह वगैरह, भाई वार्डन बुला रहा है जो तू बोल रहा था ना, एक बार मैंने, मैं क्यों जाऊं, बर्थडे तेरा था, तू जाके मैनेज कर। मैंने बोला कि वाह सब काम तुम करना और मैं मैनेज करूं। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट थे यार, दूसरा का इल्जाम अपने ऊपर लेके मैनेज करना। दोस्त होते ही ऐसे यार, है ना, सबको आप ये, मेरा दोस्ती का डिफिनीशन यही है कि यार
सारे दोस्त को तुम एक तराजू पे नहीं तौल सकते। कोई पढ़ने में अच्छा होता है, कोई आपके लिए जी जान लगा देगा, कोई आपके लिए पैसे अगर नहीं है तो कैसे भी अरेंज करेगा। तो सारे का एक अलग इंपॉर्टेंस है। अगर आप मिक्स करोगे तो कभी भी आपको कोई परफेक्ट दोस्त नहीं मिलेगा। सबका एक अलग इंपॉर्टेंस है। तो ओवरऑल यही यार फनी मोमेंट्स थे मतलब। नहीं सर, हमारे साथ भी ये रहता है, हॉस्टल की मेमोरीज तो बेस्ट मेमोरीज ही हैं। और यूआईटी का शेयर किया आपने, मेरे साथ भी ये था, फर्स्ट डे देखा कि हाँ कॉलेज ये है, ओके ठीक है। पर अब लगता है हाँ यूआईटी से अच्छी चीज़ कोई मिल नहीं सकती थी मुझे आफ्टर आईआईटी एंड आईआईटी। सर आपका आगे मतलब 10 ईयर प्लान क्या, जैसे होता है ना हर किसी के फ्यूचर गोल्स होते हैं, यू आर डूइंग सोशल वर्क, सो आपका आगे 10 ईयर प्लान क्या है? 10 ईयर बाद आप क्या सोचते हो कि आप कहाँ जाना, किस फील्ड तक आप परस्यू करना चाहते हो? यार जैसे कि मैंने पहले बताया कि जाऊंगा तो सोशल वर्क में ही करना है चीजें, है ना। अभी तो फिगर आउट कर रहा हूँ कि जो अच्छी पे करे या मतलब बेसिक जो नीड्स हैं डिफरेंट एनजीओ के साथ काम करने का। बट 10 ईयर प्लान बताऊं तो मेरा ये प्लान है यार कि मैं खुद का एक एनजीओ खोलूं। ठीक है, बहुत सारे एनजीओ से बहुत सीखा है ना, सब में अच्छी चीजें होती है, कुछ वो चीजें होती हैं। बट खुद का रहेगा तो अपने अकॉर्डिंग चलाऊंगा। तो उसमें मैं ये डालना चाहूंगा, बेसिकली वो एनजीओ का आइडिया है आनंद सर के थ्रू। आनंद सर का अगर आप लोग जानते होगे तो सुपर 30 चलाते हैं, जिसमें 30 गरीब बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, उसको आईटी तक पहुंचाते हैं। तो उसी टाइप में कोई एक एनजीओ खोलना चाहूंगा 10 साल बाद। लेकिन बस उसमें डिफरेंस ये रहेगा कि उसमें बैरियर मैं नहीं रखूंगा कि आप आईआईटीएन हो तभी आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा। लाइफ में वो जो भी करना चाहेगा उसको मैं कराऊंगा, सारा फंडिंग मैं करूंगा। अगर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है तो उसको क्रिकेट के फील्ड में उसको मेहनत कराऊंगा, जो भी फंडिंग लगेगा मैं दूंगा। फुटबॉल खेलना चाहता है तो उसको उसमें करूंगा, एक्टिंग करना चाहता है तो उसमें करूंगा, पढ़ाई करना चाहता है तो पढ़ाई में करूंगा, आईएएस बनना चाहता है तो उसका आईएएस का फंडिंग करूंगा। बट बैरियर नहीं रखूंगा कि हाँ ठीक है आईआईटीएन है तो ही मैं तुझे फंड दूंगा। बैरियर नहीं रखूंगा, बट जितना भी मेरा कैपेबिलिटी रहेगा, मेरे फाइनेंस जितना रहेगा, 30 बच्चों को 30 बच्चों, 50 बच्चों को तो 50 बच्चों को। बट मेरा 10 साल का प्लान ये है। 10 साल का 50 साल बाद भी अगर चीजें मेरे रहूंगा ये करूंगा। अगर मैं फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं हो पाऊंगा तो 10 ही लोग को लेकिन करूंगा, 5 ही लोग को या 1 लोग को, लेकिन ये मुझे करना है। ये मेरा मतलब ड्रीम बोल, मतलब मेजर ड्रीम जो बोल कि सबका रहता है इस कंपनी में जाना है, ये गाड़ी खरीदनी है, ये करना। बट मेरा मेजर ड्रीम यही है कि अगर एक के भी लाइफ को मैं अगर बना पाऊँ खुद के वो से, तो बहुत बहुत बड़ी वो होता है। इनफैक्ट अभी भी रात को मैं जब सोने जाता हूँ तो यही देखता हूँ कि आज पूरे दिन में क्या मैंने कितने लोगों को हेल्प किया। तो वो चीजें रहता है। तो 10 साल बाद या 50 साल प्लान के यही रहेगा कि जब मैं थोड़ा सेट हो जाऊं, या 5 साल बाद भी जब फाइनेंशियली मैं थोड़ा ठीक हो जाऊं, तो कुछ एक ऐसा एनजीओ बनाऊं जिसमें कोई बैरियर ना रहे, बट मेहनती रहे वो अपने फील्ड में, सारा फंडिंग मैं करूंगा। सर ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, आई थिंक कोई कोई ही ले पाता है ऐसा इतना अच्छा इनिशिएटिव, किसी और को टीच करना, कोई अपनी लाइफ उसके लिए लगाना थोड़ा सा। तो सर आप रोबिनहुड आर्मी के पार्ट हो, जैसे मेंबर हो उनके, उन्होंने उनका मिशन है 30 मिलियन को उनको फीड, 30 मिलियन पीपल को उनको फीड करना है। सो कैन यू टेल अस मोर अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन की हाउ इट वर्क्स, या फिर उनका मेन मोटिव क्या है, हाउ दे वर्क, थोड़ा सा उनके बारे में कुछ भी, रोबिनहुड आर्मी के बारे यार रॉबिनहुड आर्मी के बारे में बेसिकली बताऊं तो ये भी एक पहले एनजीओ ही खुला, बेसिक हुआ इसका बेस मोटिव। दो लाइनों में बताऊं तो ये था कि रेस्टोरेंट में जो भी खाना बचता है, जैसे कि आप जितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट देखोगे तो वहाँ जो भी बड़े रेस्टोरेंट रहते हैं उनका क्या रहता है कि अभी बनाया 2-3 घंटे में सबको सर्व कर देना, उसके बाद उसको नहीं सर्व कर सकते, क्योंकि उनका वो रहता है 5 स्टार होटल है, 4 स्टार होटल है ना, उनका रेपुटेशन वाला बात रहता है। बट घर में भी हमारा खाना अगर दिन में बनता है तो हम रात तक खाते हैं, है ना। बट उनका रेस्टोरेंट का तो अलग रहता है, वो खाना उनका वेस्ट हो जाता था। तो वैसे वैसे रेस्टोरेंट को हमने पिकअप किया, वो किया क्या, आपका जब भी खाना बचे आप हमें फोन करना। तो इनिशिएट ये 2014 के आसपास 2014 में हुआ था दिल्ली में। उन्होंने नील घोष करके 2-3 फाउंडिंग मेंबर थे, उन्होंने स्टार्ट किया था। उनका वही था कि भाई रेस्टोरेंट जो खाना बच रहा है उसको पिक करे एंड स्लम्स एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करे। विद इन 1 घंटे में उनको कॉल आ जाता था कि भाई हमारे पास 50 ये बच रहा है। वो वहां से पिक करते थे और वो स्लम एरिया जहां भी दिखता था वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे। पहले दिल्ली से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे फिर और लोग जुड़ते गए। आज की डेट में ऑल ओवर इंडिया के हर एक स्टेट में, हर एक कोई भी स्टेट नहीं है कि जहां नहीं है रॉबिनहुड आर्मी, हर एक स्टेट में। इसके अलावा 7 और भी कंट्री है, पाकिस्तान, मलेशिया, कनाडा, ऐसे करके 7-8 और भी कंट्री है, वहां भी हमारा रॉबिनहुड आर्मी, पाकिस्तान में भी एक्टिवली काम कर रहा है रॉबिनहुड आर्मी। ठीक है, तो ये चीजें रहता था कि रेस्टोरेंट से खाना पिक करे और वो डिलीवर करे। और मैं अभी चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला में एक्टिवली काम कर रहा हूँ, तो यहाँ का ज्यादा बता पाऊंगा। अभी जो मिशन 30 मिलियन का बात करो, पहले तो था कि रेस्टोरेंट से खाना पिक करना है, सबको देना है। बट कोरोना के कारण यार खाना पे नहीं रहा, रेस्टोरेंट भी बंद हो गए, तो वहां तो चीजें हम लोग रेस्टोरेंट से भी नहीं पिक कर सकते हैं। लॉन्ड्री वाले, डेली वर्कर, सब्जी वाले, सबका यार धंधा छिन गया। जो सरकारी नौकरी में उनको तो चलो यार 10% सैलरी काट के मिल रहे हैं, या प्राइवेट में भी है मिल रहा है कुछ ना कुछ। बट जो डेली वर्कर थे, ऑटो चलाने वाले या जो भी चीजें, उनका सब चीज खत्म हो चुका था। तो हमने ऐसा इनिशिएट लिया कि यार कुछ ऐसा करते हैं कि यार राशन वगैरह बांटते हैं, चावल आटा है जो भी चीज हो पाए। और सबसे खास बात बताऊं इस ऑर्गेनाइजेशन का, जितने भी मैंने एनजीओ में काम किया है,
ये जीरो फंडिंग वाला है। पैसा कभी किसी से आज तक नहीं लिया कि हाँ भाई 10 लाख मेरे तरफ से 5 लाख, पैसा से कभी नहीं हुआ। जो भी काम हुआ, मतलब अगर कोई राशन देना चाहता है राशन, कोई अपने तरफ से खाना देना चाहता है 100 लोगों का खाना, बट पैसे में कभी बात नहीं हुई। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा रॉबिनहुड आर्मी का। मतलब एनजीओ के नाम पे एक होता है ना कि अगर एनजीओ चला रहा है तो गलत यूज करता होगा वगैरह वगैरह, यहाँ पर वो चीजें क्लियर थी। आप मुझे सर्व करो और जो देना चाहते हो डायरेक्टली आप उसमें दो और उसको मैं बांटूंगा। तो ये था। तो ये सबसे, क्योंकि हमारे लिए नया था, इतना बड़ा हमने कभी किया नहीं था, कोरोना के कारण ये चीजें था। तो हमने जितने भी बड़े बड़े कंपनीज थे सब अपने पे सबसे अराउंड 10,000 एक्टिव वॉलंटियर है ऑल ओवर इंडिया में, जो भी है 150 के आसपास एक्टिव वॉलंटियर सिर्फ चंडीगढ़ में एक्टिव वाले, बाकी तो नाम के या जो भी चीजें कभी कभी आने वाले तो और भी है, बट एक्टिव 150 चंडीगढ़ में, 10,000 प्लस ऑल ओवर इंडिया में है। इसमें मैक्सिमम 60-50% लोग जॉब वाले हैं, है ना। बाकी हमारे तरफ जैसे जो भी जनरली रोट्रैक वगैरह होता है 18 से 20 साल 22 साल वगैरह रहते हैं ना, जो कि पढ़ने वाले रहते हैं। बट इसमें था कि जॉब वाले में रहते हैं, कोई एफसीआई में है, कोई मैनेजर है, कोई अलग अलग लेवल में है, तो उनकी सैलरी 50,000 60,000 है, अगर अपने 10% भी दे देता है, वैसे वैसे अगर 10% 50% लोग ने दे दिया तो काफी हो गया। तो फंडिंग वहां से भी आई राशन का, एंड बड़े बड़े कंपनी इंफोसिस या जो भी बड़े बड़े कंपनी तो उन्होंने भी अपनी तरफ से भी दिया। तो हमने टारगेट किया कि ये पैंडेमिक में जितना भी हो जाए, अप्रॉक्स 30 मिलियन तक टारगेट किया कि हमें ये सर्व करना है तो कोरोना के टाइम में। तो ऐसे डोनेशन आते गए, हम बांटते गए, लगभग 3.5 लाख सिर्फ चंडीगढ़ पंचकुला मोहाली में हमने बांटा। एक राशन किट में अप्रॉक्स 5 kg आटा, चावल, नमक, जो भी चीजें हो पाता बेसिक नीड्स का हमने उनको प्रोवाइड किया। तो 3.5 लाख के अराउंड सिर्फ चंडीगढ़ में, पंचकुला मोहाली में, एंड 3 करोड़ के आसपास ऑल ओवर 30 मिलियन, जो कि ऑल ओवर इंडिया या जो भी 7-8 कंट्री और थे, 4-5 महीनों में हमने वो किया। तो ये हमारा सबसे बड़ा बात था कोरोना में। बाकी रॉबिनहुड आर्मी का बेसिकली यही काम था कि भाई रेस्टोरेंट से खाना पिक करना है जो भी। बट समय के साथ जैसे आपका अगर टाई अप है, आप अगर रिबॉक कंपनी में जो भी चाहिए, रिसेंट का मैं बताऊं 1 महीने पहले, तो रिबॉक कंपनी में क्या होता है कि नए शूज वगैरह रहते हैं तो 1-2 साल में वो बांट देते हैं, 3 साल 4 साल बाद वो नहीं आप बांटोगे। जब भी नए लेने जाओगे आप, या तो सेल में निकाल देते हैं या तो बच गया तो ऐसे पड़ा रहता है, क्योंकि अपने वो स्टोर में रखते नहीं है। तो खोजते हैं कोई ऐसा एनजीओ रहे जो उसको सही, ऑल्दो खराब नहीं होता है, बट उसको चाहते हैं कि ऐसा एनजीओ में रखें, ऐसा को दो जो और है। तो हमसे टाई अप करते हैं, या कोई रिबॉक में काम कर रहा है या डिफरेंट कंपनी में काम कर रहा है, वहां से वो लाते हैं और ऐसे बच्चों को देते हैं कि भाई हाँ चलो स्पोर्ट्स में है, इनको चाहिए जरूर, उनको देते हैं। सैनिटरी पैड का रिसेंटली में किया है ना टाई अप करके, मतलब डिफरेंट डिफरेंट में जा रहे हैं। बट मेन जो बताया रॉबिनहुड आर्मी जब बना था तो इसी के लिए कर रहा, उस पर काम भी कर रहा है अभी। बचने वाला तो एक था ही कि रेस्टोरेंट से बचता है खाना तो बांट देते हैं, बट ये भी रहता है कि अभी ऐसा टाइप हो चुका है कि होटल ललित वगैरह 1-2 और वो है कि संडे को 100 आदमी का खाना वो बनाकर स्पेशली देते हैं, ये नहीं कि बचा हुआ, 100 आदमी का स्पेशली खाना बना के देते हैं, हम लोग वहां बांटते हैं, कभी वहां कभी वहां कभी वहां, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट स्लम्स एरियाज में बांटते रहते हैं। तो रॉबिनहुड आर्मी का बेसिकली यही सब काम है। नहीं सर, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्होंने 30 मिलियन लोगों को सर्व किया इवन द टाइम ऑफ पैंडेमिक कोरोना। Sir, we all know that you were a past board member of at Rotary Club Chandigarh Himalayan. So can you share some experience, some moments that motivated you to continue social work, to continue help people in? Yes. बेसिकली ये इसके रेफरेंस से थ्रू बताना चाहूंगा कि मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ रोटरी क्लब चंडीगढ़ हिमालयन का, बट कोई बच्चा अगर यूआईटी में एडमिशन ले रहा है, और का तो नहीं जानता हूँ, जो भी अगर यूआईटी में एडमिशन ले रहा है तो मैं बोलूंगा यार वन ऑफ द बेस्ट क्लब है आपको एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि इतने सारे उसमें कमिटीज एंड प्रोजेक्ट है ना कहीं आपको अच्छा लग जाएगा। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पढ़ाई इसमें आता ही नहीं है। जो भी क्लब में जाते हो आपका कुछ ना कुछ ऐसा स्किल होगा जो कि आपको 12 तक नहीं पता चला होगा, क्योंकि 12 तक बच्चा जिसके पास पढ़ाई है, जो अच्छा फर्स्ट आ रहा है, उसी को लोग जानते हैं। बट यहाँ आने के बाद अगर रोट्रैक में आप आते हो तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, सिंगिंग का अलग है, डांसिंग का अलग है, सबका अलग प्रोजेक्ट कमिटीज है, तो कुछ ना कुछ चीजें रहेगा जहाँ बेस्ट होगे। ठीक है, वहां आप एक्सप्लोर करोगे, 1-8 साल सीखोगे, 2 साल में आप हेड बनोगे, टीम लीडर बनोगे, टीम कोऑर्डिनेटर बनोगे एंड बीओडी बनोगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा एडमिशन फर्स्ट ईयर में लेता है, जूनियर्स, मैं जूनियर्स को ये बोलूंगा 1 ईयर एटलीस्ट 1 ईयर आप लगा के देखो। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कि कॉलेज सबका खत्म हो जाएगा, यादें रहती है, कितना कुछ आपने सीखा वही रहेगा। तो रोटरी क्लब चंडीगढ़ हिमालयन के बारे में ये बताऊंगा कि वो एक बेसिकली एनजीओ है यार, सारा एनजीओ, बट इसका डिफरेंट ये है, ये आपको एक्सप्लोर करवाता है चीजें। कहने के मतलब अगर मैं रॉबिनहुड में काम कर रहा हूँ तो वहाँ सिस्टम बना हुआ है कि ये करना है, ये जाके बांटना है, बट यहाँ आपको भी सिखाता है। अगर आप बोलने में नहीं ठीक हो तो आपका इंटरेक्ट का अलग क्लब है ना, 100 लोगों के सामने आपको बोलना सिखाएगा, सिंगिंग का अलग है, डांसिंग का अलग है, ड्रामा का अलग है। इतना यही चीजें बाहर में अलग अलग चीजें मिलेगा। कोई बंदा गिटार बजाना चाहता है तो अलग जाएगा क्लास, वो अलग जाएगा, इकट्ठा एक चीज का क्लब है, एंड आपके जैसे बहुत सारे लोग रहेंगे। एंड सबसे और खास बात बताऊं, जैसे यूआईटी में बहुत सारे क्लब है, बट उसमें सिर्फ यूआईटी के बच्चे होते हैं। रोटरी क्लब चंडीगढ़ हिमालयन के ऑल ओवर चंडीगढ़ से पिक का बच्चा रहेगा, चितकारा का बच्चा रहेगा,
तो डिफरेंट लोग से इंटरेक्ट करोगे, डिफरेंट जगह से लोग आएंगे, अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, वो आप अपना बताओगे, तो बहुत कुछ। यही मैं सबको बताता हूँ कि जरूरी नहीं कि आप बुक से ही नॉलेज लो, आपके फ्रेंड्स से, आसपास से बहुत कुछ सीखोगे। तो ये बताऊंगा यार कि अगर फर्स्ट ईयर में कुछ आपको नहीं पता चल रहा, बिना सोचे समझे एक क्लब तो एटलीस्ट ज्वाइन कर ही लो, रोटरैक्ट क्लब चंडीगढ़ हिमालय। उसके अलावा आपको कोई भी, ये मैं अपना बताया एक्सपीरियंस, कोई भी बहुत सारे, जो अगर रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है तो रोबोटिक्स का अलग क्लब है अपना यूआईटी में। तो बहुत मतलब हम लोग बहुत वो है यार, लकी है कि इतनी चीजें हमें मिल रही है पढ़ाई के अलावा। अगर एक फील्ड में भी आप अच्छा करते हो तो 4 साल जाते जाते आप कहीं ना कहीं अच्छा सेट रहोगे। तो यही मैं रोटरैक्ट क्लब चंडीगढ़ हिमालयन के बारे में बताऊँ। तो सर आप जैसे कि सोशल वर्क में हो, तो अपार्ट फ्रॉम टीचर्स एंड पेरेंट्स कौन कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको मोटिवेट किया, जिन्होंने आपकी अप एंड डाउन में हेल्प की? अगर कोई चढ़ता है ना तो डिमोटिवेशन भी सामने से आती है हर कहीं ना कहीं से, तो आपने उस चीज़ को भी कैसे टैकल किया और किस किस ने आपकी हेल्प करी उस चीज़ में? यार ये तो चीजें ऐसा नहीं कि मेरे लाइफ में रहता है, सभी के लाइफ में जितने भी बड़े लोग हैं या कोई भी लाइफ में रहता है, उसके लाइफ में अच्छे लोग भी रहते हैं, उसको डिमोटिवेट करने वाले भी लोग रहते हैं। तो सेम मेरा भी यही कहानी है यार कि मैं जो भी 2% बना हूँ, तो लाइफ में यार मैं ऐसा नहीं कि मैं भगवान हूँ या कुछ भी हूँ कि मैं डिमोटिवेट कभी नहीं हुआ, डाउन्स नहीं आया, करियर में गिरा नहीं, सब आए। बट कोई कोई लोग ऐसे हैं यार कि हमेशा मेरे अच्छे समय में भी मेरे साथ रहे, मेरे बुरे समय में भी साथ रहे। सबसे बड़ा जो मैं बताऊंगा, मेरी सिस्टर है यार, 2 साल मेरे से छोटी है, जस्ट अभी ग्रेजुएट हुई है, वो आईएएस की प्रिपरेशन कर रही है। सबसे बड़ा मैं जो बताऊं तो उससे, क्योंकि वो फैमिली का भी जानती थी, यहाँ भी जानती थी, तो हर सिचुएशन में मेरे साथ रही कि भैया, मुझे कभी कभी और भी लगता था कि यार उससे मैं शेयर कर रहा हूँ, मेरी छोटी बहन है, क्या सोचेगी कि भैया कैसा है, नहीं है, कैसे मैनेज कर रहा है। बट मैं उससे हर एक चीज शेयर करता था कि कॉलेज में ये चल रहा है, ये प्रॉब्लम आ गई, ये अच्छा चीज हुआ। कुछ भी अच्छा होता था तो मम्मी पापा से पहले सिस्टर को बताता था कि ये है, फिर वो करके टैकल के करते। तो सबसे बड़ा जो बताऊं तो मेरी सिस्टर थी। देन जब मैं कॉलेज में आया तो बहुत लकी फील किया, अविनाश पांडे भैया ने जैसे सीनियर मिला, जो कि स्टार्टिंग में उनसे पॉलिटिक्स के थ्रू मिला है ना, कि इसको सपोर्ट कर देना, जो भी चीजें जैसे जैसे उनके साथ रहा, उनको टाइम जाना, उनको जाना उनके बारे में यार, वो मतलब सीनियर नहीं मेरे, मतलब मैं क्या ही बताऊं, मेरे एक भाई बन गए। अभी भी उनसे ऐसा लिंक है, अभी जस्ट बठिंडा में जॉब कर रहे हैं, जो भी चीजें ऐसा मतलब लिंक है कि भाइयों वाला, मुझे कुछ भी जरूरत हो, अगर कुछ लगे कि अगर पापा से नहीं मांग सकता हूँ या जो भी चीजें, तुरंत उनको फोन कर दिया कि भैया मुझे ये चाहिए, हाँ तुरंत अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है, जो भी चीजें ले लिया। तो ऐसा रिलेशन उनसे है। सेम एक और बंदा का कॉलेज या यहाँ भी मुझे 4 साल में कभी परमिशन का या कुछ चीजें नहीं हो रहा है, कौलप्रीत सिंह जज। मुझे नहीं लगता कि पंजाब यूनिवर्सिटी का कोई बंदा है उसके बारे में नहीं जानता होगा। वो बंदा ऐसा, देखो सबका अपना अपना व्यू पॉइंट होता है, सब में अच्छी चीज होती है, बुरी चीज होती है। बट कौलप्रीत से जितना चीज मैं मिला हूं, ये सब में, ये मेरे में नहीं, सारे में, सब में अच्छी चीजें भी होती है, बुरी चीजें भी होती है। आप उससे क्या लेते हो ये डिपेंड करता है। तो कौलप्रीत सिंह भी वही बात है यार, मेरा मतलब बड़े भाई बोल सकते हो, पीएचडी कर रहा है यहाँ से। उसको भी कभी कुछ परमिशन का, बंदे के 4,000 कॉन्टैक्ट है फोन में, कभी भी वो बंदा मैं बोल दूं कि कंवल भाई मुझे ये चलना, कभी ये नहीं बोला कि मेरे को इसके बारे में नहीं पता। उसको नहीं पता, उसके रेफरेंस से किसी ना किसी को फोन कर दिया, वो परमिशन, मेरा काम हो गया। तो जितना भी मैं रोट्रैक में किया या कहीं भी रॉबिनहुड में कर रहा हूँ, कुछ भी अगर कुछ मैं फंसता हूँ कहीं परमिशन का चक्कर या कहीं भी चक्कर, तुरंत फोन लगा दिया, उसका हेड का ही फोन लगाया, यानी कि नीचे वाले बंदे को उसके हेड का ही फोन लगाएगा, बोल देना साकेत भाई की कौलप्रीत ने बोला था, और काम भी हो जाता है यार। तो इतना बिंदास बंदा मैंने नहीं देखा कि कोई भी काम मतलब उंगलियों पे करा दे। तो कौलप्रीत का भी काफी बड़ा रोल है। बाकी बचपन से जैसे मतलब बताया कि गार्जियन पेरेंट्स तो थे, पिंटू सर थे मेरे, पिंटू सर जो बचपन में मैंने उनसे पढ़ाई किया, मतलब पढ़ाई के अलावा लाइफ के बारे में जो मैं बोल रहा हूँ 10% उनसे भी सीखा था। जरूरी नहीं ये पढ़ाई सब कुछ है ना, ये करो। रोट्रैक की जर्नी में भावेश सर, प्रिया मैम, रोहित सर, दिव्यम सर, ये लोग थे जो मुझे अच्छे से पॉलिश किया एंड लीडर बनाया। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं बंदा पटना बिहार से था, ना लड़कियों से बात करना, बहुत मतलब वो साई पर्सन या जो भी चीजें। बट यहाँ आके जिस वे में एक्सप्लोर किया, क्योंकि बिहार वाले थोड़ा रहते हैं, मतलब ये माहौल मिलता नहीं है स्टार्टिंग में, है ना। तो फर्स्ट ईयर में भावेश सर या जो भी रोहित सर ने पॉलिश किया, फिर प्रिया मैम, दिव्यांग सर ने बताया कि ऐसे लीडर बनते हैं। मुझे लगता था सारा काम मैं ही कर दूं, क्यों दूसरा से कराऊं। बट लीडर का दिव्यांग सर ने जो डिफिनेशन बताया कि साकेत आप खुद से ही कर लोगे तो दूसरा को आप सिखाओगे क्या, उनसे करने दो, थोड़ा कम प्रॉफिट होगा, कोई चक्कर नहीं, हर चीज प्रॉफिट के लिए नहीं होता, बट वो बंदा सीखेगा। तो ऐसे करके दिव्यम सर ने मुझे सपोर्ट किया। तो सारे मतलब रोटरैक का वो जर्नल, रॉबिनहुड में मैं नया नहीं हूँ, अभिषेक भाई मुझे मिले, सान्या मैम मिली, अक्षत भाई जो भी लीड कर रहे हैं रॉबिनहुड को चंडीगढ़ वगैरह में। तो कुछ भी डाउट हो, ऑल्दो सारा चीज एनजीओ का ही काम है, सोशल वर्क का ही काम है, बट सारे एनजीओ में एक पार्ट होता है ना कि इसका ऐसे चलता है, इसका ऐसे चलता है। ये नहीं कि आप वहां जाके अपना चलाओगे आप। तो फिर मुझे जहां भी प्रॉब्लम हुई, अभिषेक भाई ने, अक्षत भाई ने, सान्या मैम ने सपोर्ट किया कि साकिब इसको ऐसे करके ऐसे करते हैं। तो सीखने को उनसे काफी कुछ मिला। तो लाइफ में ऐसे ऐसे लोग बहुत मिले यार कि जो मुझे ऊपर चढ़ाए। बहुत लोग ऐसे भी मिले कि मेरे सक्सेस हुआ, थोड़ा सा अच्छा हुआ, मैं ऐसा इंसान रहा हूँ यार, दूसरे को खुशी देखता हूँ। मैं बंदे को बस 2-4 बार ही मिला हूँ,
अगर वो प्लेसमेंट उसका लग गया, मैं उसका स्टेटस हमेशा डालता था, बोलता था दोस्त लोग भी, यार तू उसको उतना जानता भी नहीं था। मैं जानता नहीं, अपने कॉलेज का बंदा है यार, यहाँ प्लेसमेंट हुआ। तो ऐसे करके मैं सबको खुशी में खुशी डाला। जब मैं थोड़ा सा अच्छा होने लगा है जो भी चीजें, तो कुछ करीबी लोग भी, अब नाम तो मेंशन नहीं करूंगा, है ना, उनके नजर में यार बहुत बुरा भी लगता है ना, कि आप जब दूसरे को सक्सेस को एंजॉय करते हो, और आपके साथ वो बंदे रहे हैं, बट आप थोड़ा अगर अच्छा कर रहे हो, या छोटी छोटी चीजें जो मैं कभी मायने नहीं रखा, आप अच्छा कर रहे हो तो आपके पॉजिटिव ना निगेटिव करना, ये बंदा यार पढ़ता तो नहीं था यार, ऐसे कर रहा है, वो है। तो लोग ऐसे ही मिला, और अपने करीबी लोग, ऐसा लगे कि दूसरे को फर्क नहीं पड़ता, बट आपके जो करीबी फ्रेंड सर्किल में एक दो भी अगर ऐसा मिल गया ना, कि आपके अगर सक्सेस से जलने लगेंगे, तो वो सर्किल आपका खराब करने लगेंगे। तो मेरे साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था। ऑल्दो अगर आपको बंदा सामने से अच्छे से जानेगा कि साकेत क्या है नहीं है, तो फर्क नहीं पड़ता को बंदा क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। उसने भी एक दो सर्किल में ट्राई किया कैसे करूं ऐसे करूं, बट एट दिन जो मेरा इम्पैक्ट था, मैं अपने काम से दिल जीलता हूँ यार, यानी कि मैं बोल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, जिसको जितना मदद बनता है अपने अकॉर्डिंग मैं करता हूँ, चाहे उसके लिए मैं तो अथॉरिटी से लड़ना पड़े, चाहे कुछ भी हो, मैं करता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है यार, मैं हमेशा बोला हूँ, माई फ्रेंड्स आर माई बैकबोन। मैं हमेशा बोला हूँ, कल की डेट में मैं कहीं भी रहूँ, दोस्तों के साथ जो पल बिताया हुआ है, चाहे हॉस्टल लाइफ, कॉलेज लाइफ में, भूल नहीं सकता हूँ। बार बार मैं रिपीट करता हूँ, या फ्रेंड को मैं यही बोलता हूँ कि पैसे कमाऊं चाहे नहीं, बट ये जो मेरे फ्रेंड सर्किल है, रहूं, कभी कुछ बातें हो तो पुरानी यादें हो, बट थोड़ा सा वो लोग मिलते हैं यार, तो मतलब हर्ट करता है कि थोड़ा सा अगर मैं अच्छा किया तो उनके नजर में मतलब जेलस होने लगता है कि ये बंदा कैसे चला गया, नहीं करने ले गया। तो सबके लाइफ में रहता है यार, अगर नहीं, अपने बड़े बड़े जितने भी लोग देख लो, सबके लाइफ में रहता है कि जेलस पीपल भी आते हैं, लेकिन साथ साथ अच्छे पीपल भी रहते हैं। तो जेलस पीपल को मैं ऐसा नहीं कि मेरे साथ वो बुरा किया तो मैं उसका बुरा करूं, मैं वही रखता हूँ कि जितने लोगों का हेल्प करूं। और एक लाइन जो मैं अभी तक एक्सपीरियंस किया हूँ यार, अगर आप किसी का अच्छा कर रहे हो ना, अगर आपने उसका अच्छा किया, वो आपका अगर अच्छा नहीं कर रहा ना कहीं और से आपको हेल्प मिलेगा। ये टू बी ऑनेस्ट, ये मैं किताब में नहीं पढ़ा हूँ, मेरे साथ अप्लाई हुआ है। मम्मा सिस्टर मेरी हॉस्पिटल में एडमिट थी, पीआई में, कुछ फ्रेंड्स हैं जिससे एक्सपेक्टेशन थी कि वो मेरा हेल्प करेगा, बट उसने हेल्प नहीं किया। डॉक्टर जो मुझे जानता नहीं था, बट रेफरेंस से जाना कि एनजीओ में बंदा एक्टिव करता, उसने थ्रू आउट दी 3 मंथ ऐसा किया कि मैंने, मेरा भाई का बहन और सिस्टर मम्मा का वीआईपी ट्रीटमेंट वगैरह हुआ। तो ये मैं नहीं कमा सकता था। तो अगर सामने से मदद नहीं मिलेगी यार, मतलब कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिल जाएगी। तो इसीलिए एक सिंपल लाइन होता है ना, कि आप कर्म करते रहो, फल की चिंता ना करो। तो उसी सेंस में करते रहता हूँ यार, कि मतलब लोगों का हेल्प करता हूँ, मेरा प्रोफेशन भी बन चुका है। जितने ज्यादा लोग से यार, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट आते रहता है। मैं खा रहा हूँ, अगर भिखारी आ गया, अब उसको रेस्टोरेंट वाला भगाने लगा, लेकिन मैं बैठा के नहीं यार उसको खिला भेजू। ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट डेली आते रहते हैं। बट मुझे लगता है कि चलो जितना भी मैं इम्पैक्ट कर पाऊंगा करता हूँ, कल के डेट फाइनेंशियली भी ठीक होगा। एंड अगर नहीं भी इम्पैक्ट करूंगा ना, तो दूसरे से करवा दूंगा। रॉबिनहुड में अगर राशन में बांट रहा हूँ, एक बंदा ने बोला मुझे सर 10,000 रुपये चाहिए, मेरी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है। मेरे पास पैसे तो थे नहीं यार, ऑब्वियस सी बात है, मैं भी पॉकेट मनी से ही चलाता हूँ जो भी चीजें। बट ये मेरे कॉन्टैक्ट थे पीजीआई में, मैंने उसको बताया और सर से मिलवाया, उसका वहां पे डिलीवरी वगैरह हुआ। 1 हफ्ते बाद मुझे फोन करता है कि सर बेटा हुआ है सर, आके आशीर्वाद देना। यार इतना मेरे को पिंच किया वो बात, कि मैं 20-22 साल का बंदा, मेरा कोई औकात नहीं है जो भी चीजें है ना, बट मैंने बस जस्ट लिंक करवाया उसको, बस डॉक्टर से मिलवाया, डॉक्टर ने एडमिट कराया, ऐसी चीजें हो गई। तो ये सब इंसिडेंट यार मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता हूँ, कि ये मैंने कल के डेट में पैसे कमाऊं नहीं कमाऊं, इतना तो रहेगा यार, 2 वक्त का खाना मिल जाएगा, इतने लोग से है, बस ये काफी है, और सेटिस्फाइड रहूंगा। बट हाँ, लोगों का इम्पैक्ट करते रहूंगा, जितना बनेगा दूसरे के लिए अवेलेबल रहूंगा, या जो भी चीजें यार। एंड जूनियर्स को भी मैं यही सिखाऊंगा यार, लाइफ में ठीक है सब टारगेट करते हैं कि आईटीएन बनूं, ये रखूं वो रखूं, अगर कुछ नहीं भी मिले ना, सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। कितना भी 25,000 कमाओ, 30,000 कमाओ, कितना तू मजदूर लोग को, गरीब लोग को देखेगा, झोपड़पट्टी में रहते हैं, सिंपल खाना खाते हैं, बहुत खुश रहते हैं, रेदर देन कोई बिजनेसमैन, ओ यार मेरा इतना का लॉस हो गया, 10 करोड़ का लॉस हो गया, 5 करोड़ का लॉस हो गया। सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट रखता है, तो अपने आप को सेटिस्फाइड रखना सीखो। कम पैसे में भी बंदे सेटिस्फाइड रहते हैं, नहीं तो अनिल अंबानी जैसे बन के भी कर्ज कर्ज में चले जाते हैं, और विजय माल्या जैसे अपने देश को छोड़ के जाना पड़ता है। कुछ ऐसा काम ना करो, सेटिस्फाई रहो, है ना। और कोशिश करो कि सोसाइटी को देने का ट्राई करो। 100 रुपया कर रहे हो तो 10 रुपया कोशिश करो सोसाइटी को दे दो, फर्क नहीं पड़ता यार, क्योंकि आदमी को कभी कमी नहीं होगा। मुकेश अंबानी भी कमा रहा है, उसको है कि भाई नंबर 1 बनी, बिल गेट्स का अलग है। बिल गेट्स से मैं बहुत इंस्पायर हूँ, उस बंदे से मैं क्या ही बताऊं। कोई अभी देख, जो तूने क्वेश्चन पूछा उससे कोई लिंक नहीं है, बट ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अंबानी है कि नंबर 1 बनना, ऑल्दो अंबानी का भी एनजीओ होगा मैं नहीं जानता हूँ, पर बिल गेट्स का एक बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है यार, उसने अपने सारा सैलरी का मतलब 90% उसमें लगा दिया। रतन टाटा भी वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन रहता है, रतन टाटा,
बट उतना उसका चैरिटी चलता है यार, जिसके कारण वो कभी नंबर 1 के लिए नहीं सोचा। लेकिन रिस्पेक्ट भी देख लो, अंबानी का एक अलग रिस्पेक्ट है, लेकिन रतन टाटा का एक अलग रिस्पेक्ट है। सेम बिल गेट्स का है यार, बिल गेट्स ने एक एनजीओ मतलब खोला, सबसे रिचेस्ट एनजीओ है प्राइवेट, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। उसने पोलियो में बहुत मिल के रोटरी के साथ काम करके हेल्प किया। अभी कोरोना में यार कितने लाख करोड़ डॉलर उसने किया यार। एंड उसका इंटरव्यू में पूछा भी किया कि यार इतना सर है, आप अपने बच्चों के लिए क्या दोगे? तो उसने बस बोला कि बच्चों के लिए बस इतना ही मैंने दिया कि बच्चों को अच्छा से पढ़ा दिया। उसके इंटरव्यू में बिल गेट्स बोल रहा था, एंड कुछ परसेंट दूंगा जो मैं अपने रखा हूँ, ठीक है, बाकी सारा पैसा चैरिटी में कर दूंगा। तो इंटरव्यूअर ने बोला ये तो आप गलत कर रहे हो सर, है ना, बच्चे जो भी रखते हैं अपने पेरेंट्स जो भी रखते हैं अपने बच्चे के लिए रखते हैं, आप बोल रहे हो। तो नहीं, पेरेंट्स का ये काम नहीं है कि कमा कर उसको मरते दम तक खाने के लिए देना। उसका ये काम है कि एक अच्छी शिक्षा दूं, एक ऐसा बना दूं कि वो खुद सोच सके, हाँ उतना मैंने किया है, जितना मैंने अच्छा अच्छा यूनिवर्सिटी में पढ़ाना तक पढ़ाया, सब चीज किया। अब उसकी मर्जी की उसको आगे कैसे जाएगा, ये सोच ले कि मैं बिल गेट्स का बेटा या बेटी हूं तो मुझे पैसा मिल जाएगा, मैं वो नहीं करने वाला। कितना इंस्पायरिंग है यार। और अपने इंडिया या यहाँ क्या कोई अगर छोटा विधायक या कोई पॉलिटिकल बन गया यार, ऐसा इतना करप्शन करेगा कि उसकी 10 पीढ़ियां बैठी बैठी खाएगी। तो कहीं ना कहीं ये सब भी ड्रॉबैक है ओवरऑल। लेकिन बहुत लोगों से इंस्पायर हुआ हूँ ऐसे लोगों से यार। तो मेरा वही है कि खुद के लिए रखूं नहीं रखूं, लेकिन सोसाइटी को बैक करूं थोड़ा, कि जितना दे पाऊं। तो अभी तक यार जितना लगता है करता हूँ, खुद के पैसे करूंगा, सैलरी करूंगा तो उससे करने का। एंड वो भी रखा हूँ क्योंकि अगर मेरा सैलरी का 10% 20% मैं हमेशा हर मंथ, यानी कि एक बार कभी 6 महीने पे देने वाला, हर मंथ काट के रखूंगा। चाहे फैमिली में कितनी प्रॉब्लम रहे, अगर मैं 50,000 कमा रहा हूँ तो उसका 10% या 20%, 5,000 10,000 मैं हर महीने डोनेशन करूँ या कुछ करूंगा। मैं मानूंगा मेरी सैलरी 40,000 है, तो अभी से ही रख। एंड सपोर्ट भी करते हैं यार, बहुत सीनियर लोग भी सपोर्ट करते हैं। कोरोना में बहुत लोग ने मुझे डोनेशन दिया, ऐसे डायरेक्टली मैंने शॉपकीपर के अकाउंट में दे दिया, वहां से उन्होंने मतलब राशन डिस्ट्रीब्यूशन किया। बर्थडे पे जो मैं बर्थडे पे हमेशा पब वगैरह जाता था या फ्रेंड के साथ पार्टी मस्ती, इस बार उसको कम करके वही बर्थडे का पैसा जो देते थे उसको मैंने राशन किया। तो चीजें कर रहा हूँ यार, कि जितना अपने लेवल पे हो पा रहा है। धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि मैं भी अचानक चेंज हो जाऊंगा, लेकिन हाँ चेंजमेंट जितना जरूरत है धीरे धीरे कर रहा हूँ। तो बस यही है यार। सर इट वाज वेरी इंस्पायरिंग कि ऐसा सुनना कि हाँ आप इतना सब कुछ कर रहे हो किसी भी सोसाइटी के लिए। और आई थिंक अगर इस बात से कोई एक भी मोटिवेट होता है, आई मीन माई सेल्फ मोटिवेटेड, कोई एक भी मोटिवेटेड होता है, बहुत अच्छा लगता है। सो एट लास्ट आई वांट टू थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। इट वाज रियली इंस्पायरिंग टू लिसनिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर फ्यूचर गोल्स एंड गेटिंग टू नो योर सक्सेस स्टोरी। आई होप दैट एवरीवन जो भी इसको सुनेगा वो कुछ इंस्पायर होगा और आपके वर्ड से कुछ ना कुछ सीखेगा, आपके एक्सपीरियंस से कुछ सीखेगा। So with this note, I think we have reached the conclusion of today's interview. Thank you so much.